गुड आफ्टरनून एवरीवन, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब लोग? गुड आफ्टरनून जय, गुड आफ्टरनून सुमन शर्मा, गुड आफ्टरनून अवधेश, गुड आफ्टरनून आदेश, गुड आफ्टरनून विवेक, कपूर, मुकेश, ब्रजेश, चंदन, रोहिणी, आशीष, पूनम, अविनाश कुमार, राज मंडल, अमित कुमार, अवधेश, हेलो, अजय, ओके, गुड आफ्टरनून, नमस्ते नमस्ते, गुड आफ्टरनून एवरीवन, गुड आफ्टरनून। मैम आपकी क्लास बहुत अच्छी लगी, ओके थैंक यू। मैम आप ऐप ओपन करते ही नेटवर्क, अरे एकदम से इतने सारे बच्चे ऐप ओपन करेंगे थोड़ा इश्यू आएगा, पर थोड़ी बहुत देर के बाद सही हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, जो बच्चे कमेंट नहीं कर पाते हैं ना, तो वो एक बार अपनी ऐप को लॉग आउट करके लॉग इन कर ले वापस, तो कमेंट सेक्शन विजिबल हो जाएगा आपको। और आपका कमेंट, मैम आपके पढ़ाए हुए से CDS में 5 क्वेश्चंस आए थे, ओके आप पुराने स्टूडेंट होंगे आई थॉट। हाँ, गुड आफ्टरनून। तो कैसे हैं आप सब लोग, और कैसा लग रहा है आप लोगों को टाइम्स कोचिंग के साथ जुड़कर? कल मॉर्निंग में मैंने एक क्लास ली थी, वही 12 से 2 साइंस बायोलॉजी लिया था, और GS5 बैच में आपकी कल इकोनॉमिक्स की क्लास हुई थी, राइट? तो आज साइंस की क्लास है, ये साइंस में आपका बायोलॉजी की क्लास है, और इवनिंग में आपकी 6 से 8 में आज ज्योग्राफी का क्लास है, ज्योग्राफी का क्लास लगेगा, ठीक है मैम? ज्वाइनिंग करने में थोड़ा सा मिनट लग रहा है, ओके कोई इशू नहीं है, वो हो जाता है, आपकी साइड से भी इशू हो सकता है, आपके नेटवर्क, आपका नेट भी क्या पता स्लो हो, तो ऐसा नहीं है कि हम लोग ही हैं, हम लोगों की साइड से प्रॉब्लम हो रही है, आपकी साइड से भी हो सकती है। तो अगर आपका अच्छे से ब्लर आ रहा है कोई वीडियो, या साउंड प्रॉब्लम होती है, ऑडियो प्रॉब्लम होती है, या आप कमेंट नहीं टाइप कर पाते हैं, तो एक बार ऐप को आप लॉग आउट करके लॉग इन कर लें, सब अच्छा हो जाएगा, ठीक है? बहुत अच्छा लगा मैम, बहुत बढ़िया। ऐप स्लो वर्क करता है, ऐप हमारी स्लो तो नहीं थी, बट अभी जिस टाइप का ट्रैफिक आया उस टाइप से हमारी ऐप थोड़ी सी स्लो हो गई है, बट डोंट वरी, हम लोगों ने सर्वर बढ़ा दिया है, 1 से 2 दिन में आपकी चीज़ें नॉर्मल हो जाएंगी, ठीक है? 1 से 2 दिन में नॉर्मल हो जाएंगी, ओके। विवेक, शंकर, थैंक यू वेरी मच। जगदीप, ओके। शीतल शर्मा, ओके मैम। टाइम्स कोचिंग बेस्ट कोचिंग है, ओके। बेस्ट अभी है नहीं, बेस्ट आप लोग बनाओगे, जब आप पढ़ोगे, आप लोग रिजल्ट दोगे, आप लोग ऑफिसर बनोगे, तो ऑटोमेटिकली टाइम्स बेस्ट कोचिंग बन जाएगा। सॉरी मैम बट आई एम लाइव, यस यू आर लाइव। अगर आप मेरी साउंड सुन सकते हैं, मुझे देख सकते हैं, तो आप लाइव हैं। आज बारिश हो रही है, यहाँ तो नहीं हो रही बारिश। मैम आप बहुत अच्छा पढ़ाती हैं, ओके नमस्ते। ब्रिजेस की वजह से आज बहुत दिक्कत है, अच्छा बारिश की वजह से आज बहुत दिक्कत है, हाँ मे बी आपकी साइड अगर बारिश हो रही है तो मे बी ऐप आपकी लॉग इन नहीं हो रही होगी, ठीक है? चलो आप, बहुत सारी बातें हो गई, तो बहुत सारा गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग हो गया। मैम लैपटॉप पे लाइव क्लास की सुविधा करवा दीजिए, हाँ बहुत जल्दी होंगी, हम लोग इसी पे काम कर रहे हैं, नेक्स्ट टारगेट हमारा यही है, और बहुत जल्दी हम इस पर भी ये भी टारगेट अचीव कर लेंगे, ठीक है? मैम आप बहुत अच्छा पढ़ाती हैं, ओके। लाइव होने में प्रॉब्लम होती है, पढ़ने में मजा आता है, ओके गुड। इतने सारे कॉमेंट आ रहे हैं, मैं पढ़ ही नहीं पा रही, हमारा टीवी इतना बड़ा है, आपके कमेंट इतने सारे आ रहे हैं, दिख ही नहीं पा रही मैं, है ना? चलो अब बहुत हो गया, अब बहुत बातें हो गई। चलो मैम मैं पटना से हूँ, ओके। चलो पटना में तो हम लोग अभी थोड़ा सोच रहे हैं कि एक बार पटना होकर आया जाए, तो देखेंगे, हम आएंगे तो आपसे मिलेंगे। मैडम MCQ की क्लास है, यस 2 से 3.5 MCQ की क्लास है इसके बाद। थैंक्स मैम, हम जैसे गरीब बच्चों के लिए भगवान से कम नहीं है आप लोग। अरे नहीं, हम लोग कोई भगवान नहीं है, हम लोग नॉर्मल इंसान है। मैम आप बहुत ही अच्छी तरह से समझाते हैं, ओके। चलो अब बहुत हो गई, आप तुम लोग ज्यादा तारीफ मत करो, पढ़ो पहले, ठीक है? इलाहाबाद में आज बारिश हो रही है, इस बार इलाहाबाद में बहुत बारिश हुई है, यस। मैंने टाइम्स कोचिंग पर बिलीव घर से प्रिपेयर कर रहे हैं, यस। आपको कहीं आने की जरूरत नहीं, आप घर में बैठ के पढ़ाई करिए आराम से। मैम पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए, दी है, ओके। मैम आप बहुत अच्छा पढ़ाती हैं, राधे राधे, रांची से हूँ, हरियाणा से हूँ, ओके। मैंने नहीं पूछा आप लोग कहाँ से है, बाद में पूछूंगी। अच्छा अभी 1.5 से पौने 2 घंटे पढ़ते हैं, एंड में मैं आप लोगों से पूछूंगी कि आप कहाँ से रहने वाले हैं, ठीक है? अभी नहीं, अभी मत कमेंट करो, अभी हम पढ़ाई करते हैं, ठीक है? तो कल मैंने आपकी बायोलॉजी की एक क्लास ली, तो बायोलॉजी में मैंने आपको पढ़ाया कि जितने भी हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनके बारे में हम क्या यहाँ पर स्टडी करते हैं।
टू स्टडी अबाउट लिविंग ऑर्गेनिजम्स इज नोन एज बायोलॉजी। जीव विज्ञान क्या होता है, जिसके अंतर्गत हम सजीवों के बारे में अध्ययन करते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, जीव विज्ञान बोलते हैं, राइट। देन हम जूलॉजी स्टार्ट किया और जूलॉजी में हमने क्या पढ़ा, तो हमने सबसे पहला चैप्टर पढ़ा, हमने ह्यूमन फिजियोलॉजी लिखा था और उसमें हमें सारे के सारे सिस्टम्स पढ़ने हैं एक एक करके सीरीज वाइज। तो हमने पहला सिस्टम स्टार्ट किया था, कौन सा, तो पहला सिस्टम हमने सर्कुलेटरी सिस्टम स्टार्ट किया था। और सर्कुलेटरी सिस्टम में पहला ऑर्गन, जिसको आप ऑर्गन बोल सकते हैं बट लिक्विड फ्लूइड ऑर्गन बोलेंगे आप उसको, तो कौन सा था, ब्लड था। ओके, चलो तो हम ब्लड से ही वापस अपनी क्लास स्टार्ट करेंगे। जितना पढ़ा दिया था वो आप, अगर कोई बच्चा आज पहली बार क्लास देख रहा है तो जो प्रीवियस क्लास है एक बायोलॉजी की, वो आप वहां से देख ले और अच्छे से अपना कंटेंट तैयार कर लें। चलो, तो ब्लड में हमने कल क्या पढ़ा, तो मैम आपने पढ़ाया था ब्लड में कि ब्लड होता क्या है, ब्लड को किस इंस्ट्रूमेंट से मेजर करते हैं, ब्लड का पीएच क्या होता है, ब्लड का कलर कैसा होता है, ये सब हमने पढ़ लिया था। अब बात आती है कि मैम ब्लड के अंदर कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं, हमारे ब्लड में कंपोनेंट क्या क्या है, हमारा खून है, उस खून के अंदर क्या होता है। तो आप बताओगे हमारे ब्लड में दो चीजें होती हैं, हमारे ब्लड में, हमारे खून में दो चीजें हैं। क्या क्या दो चीजें हैं, तो देखिए एक होता है ब्लड का सॉलिड पार्ट, एक है ब्लड का सॉलिड पार्ट जिसको आप बोलोगे ठोस पदार्थ, ब्लड का सॉलिड पार्ट या ठोस पदार्थ। और ब्लड की सॉलिड पार्ट का एक नाम और होता है, आप इनको बोल सकते हो सेल्स। मैंने आपको कल बताया था ब्लड क्या है, एक टिश्यू, और टिश्यू किससे बनता है मैम, ग्रुप ऑफ सेल से बनता है मैम। बहुत सारी जब कोशिकाएं आपस में जुड़ती हैं तो वो एक उत्तक और वो एक टिश्यू को फॉर्म करती हैं, राइट। तो आप बताओगे कि ब्लड में मैम दो चीजें होती हैं, एक होता है ब्लड का सॉलिड पार्ट, एक होता है ब्लड का दूसरी साइड लिक्विड पार्ट। आपके ब्लड में लिक्विडिटी होती है और वो लिक्विडिटी किसकी प्रेजेंस से होती है, तो हमारे ब्लड में लिक्विड पार्ट भी होता है जिसको आप हिंदी में बोलोगे तरल पदार्थ, राइट। तो मैं आपको क्या पढ़ा रही हूं, आज हमें पढ़ने हैं ब्लड के कंपोनेंट्स। जब कंपोनेंट्स कंप्लीट होंगे तो हम ब्लड ग्रुप पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखिए ब्लड में मैम एक होता है लिक्विड पार्ट, एक होता है मैम ब्लड का सॉलिड पार्ट। जरा ध्यान से सुनिए, सॉलिड पार्ट को आप सेल्स भी बोलते हो। कौन सी सेल्स, वो सेल्स जो ब्लड के अंदर हैं, ब्लड सेल्स। और आप सब जानते हैं ब्लड में कितने कौन कौन सी सेल्स होती हैं, आप बताओगे ब्लड में पहली है आरबीसी। देखो आरबीसी का फुल फॉर्म क्या है, आरबीसी का फुल फॉर्म आप आरबीसी को बोल सकते हो रेड ब्लड सेल्स या रेड ब्लड कैप्सूल्स भी बोल सकते हो, कैप्सूल्स भी बोल सकते हो। और कैप्सूल्स का मतलब होता है कणिका, कणिका, ठीक है, डॉट पार्टिकल्स जो होते हैं। रेड ब्लड सेल्स लाल रुधिर कोशिका, लाल रुधिर कणिका। दूसरी आती है WBC व्हाइट ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड कैप्सूल्स। और तीसरी आती हैं प्लेटलेट्स, और प्लेटलेट्स को आप हिंदी में याद रखेंगे बिंबाणु, बिंबाणु। तो मैम आप ये कहना चाह रही हैं कि ब्लड में जो सॉलिड पार्ट है वो आरबीसी, WBC एंड प्लेटलेट्स हैं। यस, ब्लड के सॉलिड पार्ट को आप सेल्स या कैप्सूल्स बोलते हैं। और ब्लड का जो लिक्विड पार्ट है उसको नाम देते हैं आप प्लाज्मा। क्या नाम देते हैं हम, प्लाज्मा। अब आपका सबसे पहला क्वेश्चन जो बहुत बार एग्जाम में रिपीट होता है वो आता है कि ब्लड में कितने परसेंट में सेल्स होती हैं, मतलब सॉलिड पार्ट कितने परसेंट में है और कितने परसेंट में लिक्विड पार्ट होता है, ठीक है। तो आप याद रखेंगे कि ब्लड में जो लिक्विड वाला पार्ट होता है वो 55% में होता है और जो सॉलिड वाला पार्ट होता है वो कितने परसेंट में होता है, 45% में सेल्स होती है एंड 55% में क्या होता है, प्लाज्मा या लिक्विड पार्ट होता है। तो मैम यहां पर हमारे सामने कितने कंपोनेंट्स आए, 1 2 3 तो सेल्स हो गई और चौथा क्या हो गया, प्लाज्मा हो गया। तो ये एक एक करके जब हम सारे पढ़ेंगे तब जाकर आपका ब्लड के कंपोनेंट्स क्या होंगे, कंप्लीट होंगे। तो आप सबसे पहले आप प्लाज्मा लिखेंगे, एक एक करके हमें स्टार्ट करने हैं। तो नंबर 1 इज प्लाज्मा, तो 1 नंबर पे लिखेंगे आप प्लाज्मा, और प्लाज्मा को हिंदी में प्लाज्मा ही कहा जाएगा। सबसे पहला पॉइंट मैंने बता दिया है, ये ब्लड का कौन सा पार्ट है मैम, ये ब्लड का लिक्विड पार्ट है या आप इसको क्या बोलोगे, तरल पदार्थ है। लिक्विड पार्ट या ये तरल पदार्थ है हमारे खून का, ठीक है। तो इट इज लिक्विड पार्ट या आप बोलोगे ये है तरल पदार्थ है। और कितने परसेंट में है आप आगे लिख सकते हो, इन 55%, इन 55%। ये तो बात हो गई।
नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा प्लाज्मा का कलर कैसा होता है, प्लाज्मा का रंग कैसा होता है। तो जो प्लाज्मा है ना वो लाइट येलो कलर का होता है, लाइट येलो कलर, हल्के पीले रंग का होता है, हल्का पीला रंग होता है प्लाज्मा का। अब याद कीजिए मेरी कल की क्लास, मैंने आपको कल बताया था कि जब भी हम हमारे बॉडी में कुछ भी कलर की बात करेंगे तो वहां पर वो कलर के पीछे रिस्पॉन्सिबल कौन होता है मैम, कलरिंग पिगमेंट होता है। तो अब आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आपने बिल्कुल सही बोला कि प्लाज्मा का कलर लाइट येलो कलर होता है, हल्का पीला होता है, बट ये किस पिगमेंट की वजह से होता है। तो जरा ध्यान से सुनिए, यहां पर आइए, उस चीज को एक बार भूल जाइए, इस चीज को आपको एक बार भूल जाओ, प्लाज्मा को भूल जाओ, यहां आओ। आप सब जानते हैं हमारे बॉडी में एक ऑर्गन है, कौन सा, लीवर है, यकृत है। सब जानते हैं लीवर होता है। लीवर कहाँ होता है, लेफ्ट में होता है या राइट में होता है? लीवर एक ही होता है और लीवर हमेशा राइट वाले पार्ट में होता है, ठीक है, याद रखिएगा। कहाँ होता है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन का एक पार्ट है ड्यूडेनम, उससे कनेक्ट होता है। चलो वो सब बाद की बातें छोड़ दो, ठीक है। यस स्वरप बिड, हाँ आपका क्वेश्चन सही है, मैंने कहा था साइनो का मतलब ही होता है कॉपर, ठीक है। हाँ देखिएगा, जो लीवर है तो लीवर क्या करता है, दो कलर के पिगमेंट बनाता है। ध्यान से सुनना, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन बनने वाला है आपका। लीवर दो कलर के पिगमेंट सिक्रीट करता है, कौन कौन सा, नंबर 1 इज बिलीरुबिन पिगमेंट। कौन सा, बिलीरुबिन, बिलीरुबिन। और दूसरी साइड आप लिखोगे जिसका नाम है बिलीवर्डिन। कहना क्या चाह रही हूं मैं, समझ में आ रहा है कुछ? हमारा लीवर दो कलर के पिगमेंट सिक्रीट करता है, दो कलर के पिगमेंट बनाता है। कौन कौन सा, नंबर 1 इज बिलीरुबिन, नंबर 2 इज बिलीवर्डिन। अब जरा ध्यान से सुनो, ये जो बिलीरुबिन है ये येलो कलर का है, ये पीले रंग का है, और ये पीला रंग किसको देता है, प्लाज्मा को। तो आपका एक क्वेश्चन क्या क्लियर हो गया, जरा ध्यान से सुनिए क्या क्वेश्चन क्लियर हुआ। आपसे पूछे प्लाज्मा का कलर कैसा, आप बताओगे लाइट येलो कलर। किस पिगमेंट की प्रेजेंस से, आप बताओगे द लाइट येलो कलर ऑफ प्लाज्मा इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ बिलीरुबिन पिगमेंट। कौन से पिगमेंट की वजह से, बिलीरुबिन। इसको बनाता कौन है, लीवर। चलो मैम फिर ये किस कलर का होगा, ये होगा ग्रीन कलर का। ये किस कलर का होता है, हरे रंग का। और ये हरा रंग किसको देता है, आप बताओगे हमारे बॉडी में एक जूस बनता है, कौन सा जूस, बाइल जूस। और बाइल जूस को हिंदी में बोलते हैं पित्त रस, पित्त रस। तो आपके दो क्वेश्चंस एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। पहला आपसे पूछे प्लाज्मा का हल्का पीला रंग किस पिगमेंट की वजह से, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ बिलीरुबिन। और बाइल जूस का कलर कैसा हो गया मैम, ग्रीन कलर का। ग्रीन कलर के लिए कौन सा पिगमेंट रिस्पॉन्सिबल है मैम, बिलीवर्डिन। और ये बिलीवर्डिन ग्रीन कलर किसको देता है, बाइल जूस। अब हम यहाँ पर ब्लड पढ़ रहे हैं, हम बाइल जूस नहीं पढ़ रहे हैं, तो हमारे काम का कौन सा है, सिर्फ ये वाला बिलीरुबिन। तो आप दो क्वेश्चन है माइंड में हमेशा याद रखना। एक बात मैं और बता दूं, देखिए अगर ये बिलीरुबिन सही अमाउंट में बन रहा है तो आपकी प्लाज्मा को कैसा कलर देगा, लाइट येलो कलर, हल्का पीला रंग देगा। आपने एक बीमारी का नाम सुना है, जॉइंडिस पीलिया, नाम सुना होगा ना आपने, जॉइंडिस पीलिया। हाँ पीलिया, पीलिए में क्या होता है, आपने देखा होगा पीलिए में हमारे नाखून पीले हो जाते हैं, हमारी आंखों में पीलापन आ जाता है, हमारी स्किन पीली पड़ने लग जाती है। तो जब ये बिलीरुबिन ज्यादा बनता है, जब इसका प्रोडक्शन ज्यादा होता है, तो हमें कौन सी बीमारी होती है, हमें जॉइंडिस या पीलिया होता है। तो कभी आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए कि किस पिगमेंट की वजह से हमें जॉइंडिस होता है, आप बताएंगे एक्सेस अमाउंट ऑफ बिलीरुबिन इज कॉज्ड जॉइंडिस। बिलीरुबिन के अत्यधिक मात्रा में बनने पर हमें पीलिया नामक बीमारी हो जाती है। और अगर ये सही अमाउंट में बन रहा है तो प्लाज्मा को कैसा कलर देगा, द लाइट येलो कलर देगा। ठीक है, चलो तो मैम प्लाज्मा से हमारे दो क्वेश्चन हो गए। कौन कौन से क्वेश्चन हुए, प्लाज्मा का कलर कैसा, द लाइट येलो कलर, पीला कलर, किस पिगमेंट की वजह से, तो आप इसके नीचे पिगमेंट का नाम लिख सकते हैं। कौन सा पिगमेंट है यहाँ पर, बिलीरुबिन। और बिलीरुबिन कौन बनाता है मैम, हमारा लीवर, हमारा यकृत बिलीरुबिन बनाता है। अब बात आती है नेक्स्ट बात क्या आई, नेक्स्ट आया कि हमारा जो प्लाज्मा है उसका कलर पता लग गया, लिक्विड पार्ट है,
और कलर किसकी वजह से है ये भी पता लग गया। अब बात आती है कि प्लाज्मा के अंदर क्या होता है, प्लाज्मा के अंदर होता क्या है। तो आप नेक्स्ट लिखेंगे प्लाज्मा के कंपोनेंट्स, और प्लाज्मा में मेनली 3 चीजें होती हैं। प्लाज्मा में मेनली 3 चीजें होती हैं। क्या क्या? सबसे पहला है वाटर। प्लाज्मा के अंदर सबसे ज्यादा होता है पानी। कितने परसेंट में? आप लिखेंगे ऑलमोस्ट 90 से 92% में पानी होता है। अच्छा, कभी कभी बुक्स में 90% लिखा होता है, कभी कभी बुक्स में 92 लिखा होता है, तो आपको कोई बॉदर करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, आप 90 to 92% वाला सही कर सकते हैं। दूसरा, प्लाज्मा के अंदर होता है ग्लूकोज, प्लाज्मा के अंदर होते हैं सॉल्ट, और प्लाज्मा के अंदर कुछ होता है मिनरल्स, जिसको आप बोलते हो खनिज पदार्थ। खनिज पदार्थ जैसे क्लोरीन हो गया, सोडियम हो गया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये कितने परसेंट में होते हैं? आप बताओगे कि ये ऑलमोस्ट होते हैं 1% में। 1% में। कितने परसेंट में? 1% में। ठीक है, बाकी क्या होते हैं आप बताओगे? बचे हुए परसेंटेज में होते हैं कुछ प्रोटीन। क्या होते हैं? कुछ प्रोटीन। और आप जानते हैं कि प्रोटीन्स के तो नाम होते हैं मैम, जैसे बालों में मैम केराटिन प्रोटीन होता है, अंडे में एल्ब्यूमाइन प्रोटीन होता है ना, ऐसे टमाटर में ल्यूकोपिन प्रोटीन होता है। तो इन प्रोटीन्स के आपको नाम याद करने हैं। ये प्रोटीन्स पहले आप लिखेंगे कितने परसेंट में? देखो 90 से 92% ये चला गया, 1% ये चला गया, और ऑलमोस्ट 8 से 9% में ये होते हैं। ठीक है, 8 से 9% में क्या होते हैं? प्रोटीन। अब बात आती है कि मैम ये कौन कौन से प्रोटीन होते हैं, कौन कौन से प्रोटीन होते हैं। अब इनके नाम तो बच्चा आपको याद करने पड़ेंगे, इसमें मैम कुछ नहीं कर सकती। इनके नाम आप लिखना स्टार्ट करेंगे। नंबर 1 इज थ्रोम्बिन प्रोटीन। कौन सा प्रोटीन? थ्रोम्बिन प्रोटीन। नंबर 2 इज प्रोथ्रोम्बिन। कौन सा? प्रोथ्रोम्बिन। थ्रोम्बिन के आगे आप प्रो लगा दो, प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन। नंबर 3 पे आता है फाइब्रिन प्रोटीन। कौन सा प्रोटीन? फाइब्रिन प्रोटीन। फाइब्रिन, फाइब्रिन। नंबर 4 पे आता है फाइब्रिनोजन प्रोटीन। फाइब्रिनोजन प्रोटीन, फाइब्रिनोजन। और 5 पे आप लिख सकते हो ग्लोब्यूलिन प्रोटीन। कौन सा प्रोटीन? ग्लोब्यूलिन प्रोटीन। ग्लोब्यूलिन प्रोटीन। ठीक है, तो ये 5 प्रोटीन कहाँ हो गए मैम? हमारे प्लाज्मा में हो गए, हमारे प्लाज्मा में हो गए। ठीक है, रवि प्रताप सिंह, ठीक है मैं देख लूंगी। ओके चलो, हाँ देखिएगा। चलो, क्या पढ़ाया मैम ने? मैम ने पढ़ाया कि हमारे ब्लड के अंदर एक प्लाज्मा नाम का कंपोनेंट होता है, और उस प्लाज्मा के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं। उस प्लाज्मा के अंदर मैम पानी 90 से 92%, ओके, ग्लूकोज, सॉल्ट, नमक, मिनरल, खनिज पदार्थ 1% में, प्रोटीन ऑलमोस्ट 8 से 9% में। कौन कौन से प्रोटीन? थ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रिन, फाइब्रिनोजन, ग्लोब्यूलिन। अच्छा, थोड़े से अमाउंट में एक प्रोटीन और भी होता है, कभी एग्जाम में पूछ लिया जाए तो आप लिख सकते हैं एल्ब्यूमिन प्रोटीन भी होता है। वैसे तो हमारा लीवर बनाता है इसको, थोड़ा बहुत यहां पर भी होता है ये एल्ब्यूमिन। ये प्रोटीन मेन तो ये 5 ही हैं। चलो समझ में आ गया, आप तो ये बात तो समझ में आ गई कि मैम प्लाज्मा क्या होता है। एक बच्चा पूछ रहा है मैम व्हाट इज प्लाज्मा, तो बेटा वही तो पढ़ा रही हूं मैं। प्लाज्मा क्या है? हमारे ब्लड के अंदर एक लिक्विड कंपोनेंट है जो किस कलर का है? पीले रंग का है। और उसके अंदर क्या है? इतनी सारी चीजें जो मिक्स है, इसी मिक्सर को आप क्या बोल रहे हैं? प्लाज्मा बोल रहे हो, प्लाज्मा बोल रहे हो। ठीक है, स्किन में कौन सा प्रोटीन होता है? कोलेजिन प्रोटीन होता है। प्रतीक चौहान, जो पढ़ाया जा रहा है ब्लड की बात हो रही तो आप ब्लड ही पढ़े, आप वहां पर ना ज्यादा मत चलें, आगे मत चलें, आगे पढ़ाऊंगी मैं आपको स्किन में कौन सा होता है। ठीक है, चलो अब बात आती है कि मैम प्लाज्मा का फंक्शन क्या होता है, प्लाज्मा का काम क्या होता है। जरा ध्यान से सुनिएगा कि प्लाज्मा का काम क्या होता है। प्लाज्मा का काम क्या होता है? फंक्शंस ऑफ प्लाज्मा। पहला काम देखो, यहां पर आओ, पहला काम क्या होता है प्लाज्मा का? पहला काम, प्लाज्मा के पास क्या है मैम?
पानी है। और आप सब जानते हैं हमारे बॉडी की ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए पानी चाहिए ही चाहिए। आप सबने सुना होगा जल ही जीवन है, जल ही जीवन है। और आप जानते हैं जल ही जीवन क्यों है? पानी हमारे बॉडी में बहुत सारे काम करता है। लाइक आपने स्कूल से पढ़ते आ रहे, वाटर इज ए यूनिवर्सल सॉल्वेंट, वाटर इज ए यूनिवर्सल सॉल्वेंट। पानी एक सर्वविलायक है, सब कुछ कहाँ घुल जाता है? पानी के अंदर। तो हमारे बॉडी में एज ए सॉल्वेंट की तरह पानी काम करता है। नेक्स्ट, पानी का काम हमें डिहाइड्रेशन से बचाता है। नेक्स्ट, हमारे बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करता है, शरीर के तापमान को संतुलित करा के रखता है। ठीक है। नेक्स्ट आपसे पूछा जाए नेक्स्ट काम क्या है? पानी पानी डाइजेशन की प्रोसेस में हेल्पफुल होता है, पानी एक्सक्रीशन की प्रोसेस में हेल्पफुल होता है, पानी हमारे टिश्यू सेल्स की ग्रोथ करवाता है। तो पानी के इतने सारे काम हैं, है ना। और पानी के काम कोई टीचर पढ़ा नहीं सकता, क्योंकि आपको इतनी बात तो पता होना चाहिए पहले से कि पानी के क्या क्या काम होते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट आइए आप यहां पर। हाँ, अब बात आती है मैम कि जो 1% में ये ग्लूकोज सोल्ट मिनरल है, इनका काम क्या होता है? आप याद रखिएगा जो सोल्ट और मिनरल्स होते हैं ना, जो खनिज पदार्थ और जो आपका नमक होता है, वो आपके बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करने में काम आते हैं। जितने भी हमारे बॉडी में आयंस होते हैं ना, आयंस जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम, फॉस्फोरस, सॉल्ट हो गया, सोडियम क्लोराइड हो गया, ये सब हमारे बॉडी में क्या करते हैं? आयंस। पूरे शरीर में लगभग कितना % पानी है? तो हमारे बॉडी में 70% पानी होता है बच्चा। ठीक है, तो आप याद रखिएगा कि आयंस जो होते हैं, तो प्लाज्मा बेसिकली क्या काम करता है? प्लाज्मा का एक मेन काम होता है हमारे बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करना। पहला काम आप यहां पर क्या लिख सकते हैं? इट रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर। यह हमारे शरीर के तापमान को संतुलित करके रखता है, यह हमारे शरीर के तापमान को संतुलित करके रखता है। चलो, पहला काम हो गया। दूसरा काम देखो, दूसरा पानी और इन आयंस ने मिलकर ये काम कर दिया। अब मैम यहां पर ग्लूकोज है, ग्लूकोज है। अब इस ग्लूकोज को समझने के लिए आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। जरा ध्यान से सुनिए। आप सब जानते हैं हमारे बॉडी में ग्लूकोज होता है, अगर नहीं जानते तो अभी ध्यान से सुन लीजिए। देखो, ग्लूकोज, ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है? आप जानते होंगे ग्लूकोज इज ए कार्बोहाइड्रेट। और कार्बोहाइड्रेट कौन सी? मोनोसैकेराइड। मोनोसैकेराइड क्या होता है? ऐसी सैकेराइड जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो एलिमेंट्स हैं उनका अनुपात 1:2:1 हो। ठीक है, जरा ध्यान से सुनिएगा ये कॉन्सेप्ट, कमेंट करने में ध्यान मत दो यहां पे। ठीक है, ग्लूकोज, अब ग्लूकोज कहाँ होता है? आप बताओगे हमारे ब्लड में होता है, इसलिए ग्लूकोज का दूसरा नाम होता है ब्लड शुगर। आपसे कभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि ब्लड में पाए जाने वाली शुगर या शर्करा कौन सी है, आप क्या बताओगे? ग्लूकोज है। इस ग्लूकोज का मैम काम क्या होता है? ये ग्लूकोज क्या काम करता है? तो जरा ध्यान से सुनिए। ये ग्लूकोज है हमारे बॉडी में। ग्लूकोज कहाँ से आता है? जितने भी हम न्यूट्रिएंट्स लेते हैं बाहर से, जो हम खाना खाते हैं, उससे हमारे बॉडी में ग्लूकोज बनता है। ठीक है, अब क्या होता है? इस ग्लूकोज का बाहर से जो हम एयर ले रहे हैं, बाहर से जो हवा ले रहे हैं, उस हवा से हमारे बॉडी में ऑक्सीजन इस ग्लूकोज के पास जाता है और इस ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन कर देता है, इस ग्लूकोज का ब्रेकडाउन कर देता है। आप सब जानते होंगे ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण किसकी प्रेजेंस में होता है? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है। तो जैसे ही ये ऑक्सीजन इस ग्लूकोज को तोड़ता है, इस ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करता है इसका, तो यहां पर बनता है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस पानी और प्लस यहां पर एनर्जी रिलीज होती है। और ये जो एनर्जी है ना हमारे बॉडी में, इस एनर्जी को नाम दिया जाता है एटीपी। एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट सेम नाम हिंदी में है, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। और ये एटीपी कहां स्टोर होता है? जरा ध्यान से सुनिए। आपने सुना होगा हमारे सेल का एक कंपोनेंट होता है जिसको बोलते हैं आप माइटोकॉन्ड्रिया। क्या बोलते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया। और माइटोकॉन्ड्रिया को आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, हम इसको क्या बोलते हैं? पावर हाउस।
ऑफ सेल, क्या बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ सेल। कोशिका का पावर हाउस, उसके पास पावर है। पावर किसकी फॉर्म में, उसके पास एनर्जी है। भाई एनर्जी है तो उसके पास पावर है, और एनर्जी किसकी फॉर्म में, एटीपी की फॉर्म में। और ये माइटोकॉन्ड्रिया किसका कंपोनेंट होता है, सेल का। और कल की क्लास याद करो, मैम ने बताया था सेल से क्या बनते हैं, टिश्यू, उत्तक बनते हैं। और टिश्यू से क्या बनते हैं, ऑर्गन। और ऑर्गन से क्या बनते हैं, ऑर्गन सिस्टम। और ऑर्गन सिस्टम से क्या बनता है, हमारा बॉडी बनता है। ठीक है, तो जरा ध्यान से सुनिए मैम क्या बताना चाह रही है यहां पर। मैम ये बताना चाह रही है कि जो ग्लूकोज है, इसके ऑक्सीडेशन से, इस ग्लूकोज के टूटने से कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और एनर्जी रिलीज होता है। और ये एनर्जी हमारी सेल्स का जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसके अंदर स्टोर होता है। अब माइटोकॉन्ड्रिया के पास एनर्जी है तो उसको एनर्जी हाउस या पावर हाउस, कोशिका का ऊर्जा घर भी कह सकते हैं आप। और अगर सेल्स के पास एनर्जी है, अगर कोशिकाओं के पास एनर्जी है तो मैम टिश्यूज काम करेंगे। टिश्यूज के पास एनर्जी है तो मैम ऑर्गन्स काम करेंगे। ऑर्गन्स के पास है तो ऑर्गन सिस्टम के पास, और ऑर्गन सिस्टम के पास है तो हमारे पूरे बॉडी के पास एनर्जी है। अब मैं आपको क्या बताना चाह रही थी वो जरा ध्यान से सुनो। मैंने कहा कि हमारी सेल्स, मैम आप ये कहना चाह रही हैं कि हमारी सेल्स को ग्लूकोज की रिक्वायरमेंट होती है। यस बिल्कुल, मैं आपको कहना चाह रही हूं कि हमारी सेल्स के पास ग्लूकोज होना चाहिए। तो मैम ये ग्लूकोज, इतनी सारी सेल्स हैं हमारे बॉडी में, ट्रिलियन सेल्स होती हैं, उन सेल्स तक ये ग्लूकोज कौन पहुंचाता है, उन सेल्स तक ये ग्लूकोज कौन पहुंचाता है। तो आप बताएंगे कि उन सेल्स तक ग्लूकोज हमारा प्लाज्मा पहुंचाता है। तो यहां पर मैं लास्ट स्लाइड में वापस आना चाहूंगी और यहां पर एक पॉइंट ऐड करना चाहूंगी। मैंने आपको यहां पर बताया क्या, देखो यहां पर प्लाज्मा का फंक्शन। तो मैम आप ये कहना चाह रही हैं कि ये प्लाज्मा किसका कंपोनेंट है, ब्लड का। जब ब्लड सर्कुलेट हो रहा है, जब ब्लड घूम रहा है हमारे शरीर में, तो साथ में क्या घूम रहा है, प्लाज्मा भी घूम रहा है। और जब प्लाज्मा घूमेगा तो साथ में क्या घूमेगा, ग्लूकोज घूमेगा। और ग्लूकोज किसके पास जाएगा, सेल्स के पास। और जो ग्लूकोज सेल्स के पास जाएगा तो सेल्स के पास क्या आएगी मैम, एनर्जी आएगी। तो मैम आप ये कहना चाह रही हैं कि प्लाज्मा का दूसरा काम आप यहां लिखना चाह रही हैं कि ट्रांसफर ग्लूकोज टू द सेल्स। यस बिल्कुल, मैं यही लिखना चाह रही हूं, ट्रांसफर ग्लूकोज टू द सेल्स। हिंदी में आप क्या लिखेंगे, यह है हमारी कोशिकाओं, या आप लिख सकते हो ऑर्गन्स, या आप लिख सकते हो क्या, टिश्यूज लिख सकते हो आप। तो लिखेंगे यह ग्लूकोज को कोशिकाओं तक पहुंचाता है, ग्लूकोज को कोशिकाओं तक पहुंचाता है। राइट, तो दो काम आपको समझ में आ गए। क्या क्या काम समझ में आए, तो मैम पहला काम, इस प्लाज्मा के अंदर आयंस हैं, इस प्लाज्मा के अंदर हमारे मिनरल्स हैं, और मिनरल्स और आयंस और सोल्ट हमारे बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेट करने का काम करते हैं। पानी भी हमारे बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेट करने का काम करता है। तो प्लाज्मा का पहला फंक्शन क्या हो गया मैम, इट रेगुलेट ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर, है ना, मतलब बॉडी के तापमान का संतुलन बनाए रखना। दूसरा आप बताएंगे हमारे ऑर्गन्स की जो सेल्स हैं उनको एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, और एनर्जी कब बनती है, जब ग्लूकोज का ब्रेकडाउन ऑक्सीजन करता है तब एनर्जी बनती है। और ग्लूकोज को हमारी सेल्स तक पहुंचाता कौन है, तो आप बताएंगे प्लाज्मा। तो दूसरा आप ये समझ में आ गए। ठीक है, तीसरा फंक्शन समझो। यहां पर मैंने कल आपको बताया था कि हमारे खून का पीएच कितना होता है, मैम आपने बताया था 7.4 होता है। और मैं आपको बता दूं कि खून का पीएच 7.4 का मतलब है 7.4, ना इससे कम होना चाहिए ना इससे ज्यादा होना चाहिए। अगर ज्यादा होगा तो कौन सी प्रकृति बढ़ जाएगी मैम, क्षारीय प्रकृति बढ़ जाएगी। और अगर कम होगा तो कौन सी प्रकृति बढ़ जाएगी मैम, अम्लीय प्रकृति बढ़ जाएगी। तो मैम आप ये कहना चाह रही हैं कि हमारे ब्लड का पीएच ना एसिडिक होना चाहिए, ना ज्यादा एसिडिक, ना ज्यादा बेसिक होना चाहिए। वो कितना होना चाहिए, वो स्लाइटली बेसिक होना चाहिए, मतलब 7.4 होना चाहिए।
और 7.4 का मतलब है 7.4। तो ब्लड का पीएच इतना होगा, तो इसको रेगुलेट कौन करता है, तो आप क्या बताओगे, प्लाज्मा। ये प्लाज्मा का मेन काम होता है। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे कि ह्यूमन ब्लड का पीएच रेगुलेट कौन करता है, आप क्या कौन बताओगे, प्लाज्मा। तो यहां पर तीसरा फंक्शन आप क्या लिखोगे, इट रेगुलेट द पीएच ऑफ ब्लड, द पीएच ऑफ ब्लड। यह हमारे खून के पीएच के मान को संतुलित करके रखता है। कितने काम बता दिए मैम ने, 3। पहला कौन सा, बॉडी टेम्परेचर, दूसरा ब्लड का टेम्परेचर, तीसरा ग्लूकोज को ट्रांसफर करना। चलो मैम ये तीनों याद हो गए, अगर नहीं याद हुए तो भी कोई बात नहीं। अब आओ चौथे काम पे। मैम आपने प्लाज्मा के अंदर इनका काम बता दिया, इनका काम बता दिया, ये प्रोटीन क्या काम करते हैं, ये प्रोटीन का काम क्या होता है, तो ये जो प्रोटीन है ये करवाते हैं ब्लड का क्लोटिंग। ये क्या करवाते हैं, ब्लड क्लोटिंग करवाते हैं। आप हिंदी में लिखोगे, ये रुधिर का थक्का जमाने में सहायक है, ये रुधिर का थक्का जमाने में सहायक है। अब मैम ये ब्लड क्लोटिंग क्या होता है, ब्लड क्लोटिंग क्या होता है, रुधिर का थक्का जमना क्या होता है, ये आपका प्लाज्मा का 4 नंबर का फंक्शन है, चौथा काम। अब ब्लड क्लोटिंग क्या होता है उसको समझने के लिए यहां पर आइए। मेरी उंगली में, मेरी उंगली मतलब फिंगर में कोई मेरा कट लग गया, मान लो इस उंगली मेरे कट लग गया, चोट लग गई। चोट लगने से क्या होगा, मेरी इस उंगली से ब्लीडिंग होगी बाहर। मान लो यहां पर मैंने आपको कल एक सेंटेंस बोला था, अगर आपको याद हो तो मैंने कहा था हमारे बॉडी में जो ब्लड है वो किस में बहता रहता है, मैम ब्लड वेसल्स में, रुधिर वाहिकाओं में बहता रहता है ना। तो जब मैम हमें चोट लगती है तो कोई ना कोई ब्लड वेसल कट गई होती है, तभी तो खून बाहर आ जाता है उन ब्लड वेसल्स से। तो मान लो ये मेरी एक ब्लड वेसल है और इसके अंदर यहां पर कट लग गया। कट लगने से जो खून ऐसे जा रहा था मैम, जो खून ऐसे जा रहा था वो ऐसे बाहर आने लग गया और मुझे क्या होगा, मेरे को ब्लीडिंग होने लग जाएगी, मेरा खून बाहर आने लग जाएगा। अब ये ब्लीडिंग कितनी देर तक होती है, तो मैम 4 से 5 मिनट तक ब्लीडिंग होगी और 4 से 5 मिनट के बाद इस पोर्शन पे जहां पे चोट लगी है वहां पर क्या हो जाएगा मैम, खून का क्लोट जम जाएगा। क्या हो जाएगा मैम, खून की क्लोटिंग हो जाएगी। अब वो क्लोटिंग होती कैसे है, तो कुछ क्लोटिंग फैक्टर होते हैं, लाइक ये 5 प्रोटीन, ये जो प्रोटीन है ना, ये 5 प्रोटीन देखो ये क्या करेंगे, ये 5 प्रोटीन थ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रिन, फाइब्रिनोजन, ग्लोब्यूलिन, एल्ब्यूमिन, और ये सारे के सारे प्रोटीन आपस में आकर ऐसे इस खून के अंदर थे, जो खून बाहर आ रहा था इस खून के अंदर ऐसे जमना स्टार्ट हो जाएंगे और जो खून बाहर आ रहा था उस खून को यहीं जमा देंगे। यहां जम गया तो बाहर नहीं आएगा, ये पीछे वाला खून बाहर आके गिरेगा नहीं। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, आप बताओगे, रुधिर का थक्का जमना, ब्लड का क्लोटिंग होना, रुधिर का थक्का जमना या ब्लड क्लोटिंग होना। तो आप बताएंगे मैम कि हमारा जो प्लाज्मा है उसके अंदर ब्लड क्लोटिंग वाले प्रोटीन्स होते हैं और ये प्रोटीन सारे मिलकर क्या करते हैं, तो ये प्रोटीन सारे मिलकर ब्लड क्लोटिंग करवाते हैं। तो प्लाज्मा का चौथा काम क्या हो गया, इट इज हेल्पफुल इन ब्लड क्लोटिंग, या रुधिर का थक्का जमाने में भी सहायक है। जरा बताइए क्या प्लाज्मा में आपको कोई डाउट है यहां तक। अच्छा एक क्वेश्चन और, एक क्वेश्चन आता है, मैंने ये तो बता दिया कि ये पांचों के पांचों प्रोटीन ब्लड का क्लोटिंग करवाते हैं। मेन जो होते हैं ना, ये एल्ब्यूमिन बहुत रेयरली ब्लड की क्लोटिंग करवाता है या करवाता ना के बराबर है, ये पांचों करवाते हैं। अब एक क्वेश्चन आता है कि ब्लड क्लोटिंग करवाने वाला इन पांचों में से मेन प्रोटीन कौन सा होता है, ब्लड क्लोटिंग करवाने वाला मेन प्रोटीन कौन सा है। तो मैंने ये जो लिखा है ना फाइब्रिनोजन, यहां पे लिखती हूं वापिस में, ये जो फाइब्रिनोजन प्रोटीन होता है ना, इट इज मेन प्रोटीन फॉर ब्लड क्लोटिंग प्रोसेस। यह है फाइब्रिनोजन जो मेन प्रोटीन है जो रुधिर का थक्का जमाता है, जो रुधिर का थक्का जमाता है। तो आप ये बात याद रखिएगा, प्लाज्मा कितने परसेंट में,
55% में। कौन सा पार्ट? लिक्विड पार्ट, तरल पदार्थ। प्लाज्मा में पानी 90 से 92%। देन प्लाज्मा में प्रोटीन 8 से 9% में। कितने मेन? 5। पांचों में से मेन कौन सा? फाइब्रिनोजन। काम क्या करते हैं? ब्लड का क्लॉट जमाने का। ग्लूकोज मिनरल सोल्ट कितने परसेंट में होते हैं? 1% में। प्लाज्मा का काम, पानी है तो हमारे बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेट करने में हेल्पफुल होते हैं। प्लाज्मा हमारे ब्लड का पीएच भी क्या करता है? तो आप बताएंगे ब्लड का पीएच भी क्या होगा? रेगुलेट करने का काम करेगा। ठीक है। और नेक्स्ट आप बताएंगे कि प्लाज्मा ग्लूकोज को ट्रांसफर करता है। जब खून हमारे बॉडी में चारों तरफ घूम रहा है, सर्कुलेट हो रहा है, तो साथ में क्या घूम रहा होगा? तो मैम साथ में प्लाज्मा, और प्लाज्मा के साथ क्या गया होगा? ग्लूकोज गया होगा। राइट, इतना आपको यहां पर याद रखना है। ये आपका प्लाज्मा कंप्लीट हो गया। प्लाज्मा का कलर कैसा? लाइट येलो कलर। और लाइट येलो कलर का आप बताएंगे किस पिगमेंट की वजह से? बिलीरुबिन की वजह से। ठीक है, चलो। हाँ, इन्हीं प्रोटीन की वजह से आपके खून का जंजाल सा बन जाता है, जाल बन जाता है, पॉलीमर की फॉर्म में आ जाता है और वो खून बाहर नहीं निकलता है। ठीक है, चलो, ये आप याद रखेंगे। अब नेक्स्ट बात आती है, आपकी ब्लड सेल्स पढ़नी है। अब हमें डिटेल में ब्लड सेल्स पढ़नी है। रुधिर की कोशिकाएं, और ब्लड सेल्स में सबसे पहली सेल्स लिखेंगे आप आरबीसी। कौन से लिखेंगे? आरबीसी। रेड ब्लड सेल्स या रेड ब्लड कैप्सूल्स या लाल रुधिर कोशिका या लाल रुधिर कणिका। हम लोग इनको आरबीसी बोलते हैं, बट साइंस की लैंग्वेज में इनका नाम होता है एरिथ्रोसाइट्स। इनका नाम होता है एरिथ्रोसाइट्स। तो आप लिखोगे इट इज ऑल्सो नोन एज एरिथ्रोसाइट्स। एरिथ्रोसाइट्स। देखिए, जब भी आप साइंस में एरिथ्रो टर्म देखेंगे उसका मतलब होता है रेड कलर। जैसे एक डाई होती है केमिस्ट्री में, एरिथ्रोसिन डाई। ठीक है, एरिथ्रोसिन डाई। साइट का मतलब होता है सेल, क्योंकि जो सेल है ना, इस सेल की स्टडी को बोलते हैं आप साइटोलॉजी। टू स्टडी अबाउट सेल इज नोन एज साइटोलॉजी। तो सेल्स का मतलब हो गया कोशिका के बारे में अध्ययन करना, साइटोलॉजी कहलाता है। राइट, तो आप बताएंगे कि मैम रेड कलर वाली सेल्स को आप क्या बोल सकते हो? आप बोल सकते हो एरिथ्रोसाइट्स। जब आपको डेंगू मलेरिया होता है तो डॉक्टर रिपोर्ट देता है तो उसके अंदर लिखा हुआ आता है कि एरिथ्रोसाइट्स इतनी है, इतनी होनी चाहिए। ठीक है, चलो मैम समझ में आ गया। नेक्स्ट देखो, यहां पर आप क्या याद रखेंगे? ये जो आरबीसी है वो मिलियंस में होती हैं। हमारे बॉडी में इनकी क्वांटिटी कितनी होती है? आप बताओगे मिलियंस में होती हैं। देखो, कल मैंने आपको बताया था कि हमारे ब्लड में 3 टाइप की सेल्स हैं। ये अभी बताया मैंने। कौन कौन सी? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। राइट, 3 होती हैं। अगर आप क्वांटिटी की बात करते हैं, अगर आप संख्या की बात करते हैं, आप क्वांटिटी की बात करते हैं कि इन तीनों में सबसे ज्यादा कौन सी है, तो याद रखिएगा आरबीसी जो होती है वो मिलियंस में होती है। देन पीएल का मतलब प्लेटलेट्स जो होती है वो लाखों में होती हैं, वो लैक्स में होती हैं। नेक्स्ट इसके बाद आएगा डब्ल्यूबीसी, और डब्ल्यूबीसी किस में होती है? आप बताओगे थाउजेंड्स में होती हैं, थाउजेंड्स में होती हैं। ठीक है, तो आप बताएंगे कि हमारे ब्लड में सबसे ज्यादा सेल्स कौन सी हैं? आरबीसी, और सबसे कम कौन सी हैं? डब्ल्यूबीसी। 2 क्वेश्चन आपके बन गए, सबसे ज्यादा आरबीसी, सबसे कम कौन सी? डब्ल्यूबीसी। अब अगर आप इनके साइज की बात करते हैं, अगर आप इनके आकार की बात करते हैं, तो मैं बता दूं जो जितनी ज्यादा नंबर में होंगी उनका साइज इतना ही छोटा होगा, और जो जितनी कम होंगी नंबर में उनका साइज उतना ही बड़ा होगा। जरा बताइए सबसे बड़ी कौन सी हो जाएंगी? डब्ल्यूबीसी। उसके बाद कौन सी आएंगी? प्लेटलेट्स। उसके बाद कौन सी आएंगी? आरबीसी। ये लो, आपके 2 क्वेश्चन तैयार हो गए। 2 नहीं 4 पूछे। कौन सी ब्लड सेल सबसे ज्यादा होती हैं? आरबीसी। कौन सी ब्लड सेल सबसे कम होती हैं? डब्ल्यूबीसी। कौन सी ब्लड सेल सबसे बड़ी होती है, लार्जेस्ट? तो आप बताओगे डब्ल्यूबीसी। कौन सी ब्लड सेल सबसे छोटी होती हैं? आप बताओगे आरबीसी। आरबीसी। तो आप यहां पर एक पॉइंट लिख सकते हैं, इस सारी चीज को हटा दो, आप नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे इट इज स्मॉलेस्ट ब्लड सेल्स। इट इज स्मॉलेस्ट ब्लड सेल्स। यह हमारी रुधिर की सबसे छोटी कोशिका है। रुधिर की सबसे छोटी कोशिका है। रुधिर की अगर ब्लड के अंदर देखें तो सबसे छोटी कौन सी निकलेंगी? आप बताओगे आरबीसी निकलेंगी। राइट,
मैम होती किस में है? मिलियंस में होती हैं। अब जरा देखते हैं कितने मिलियंस होती हैं, कितने मिलियंस होती हैं। अगर आप बात कर रहे हो मेल की, मेल का मतलब है नर या लड़का, तो लड़कों में कितनी आरबीसी होनी चाहिए? आप बताओगे 4.5 to 5.5 मिलियन पर 100 ml HB। HB का मतलब मैम ने क्या बताया था कल? हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन। तो अगर आप लड़के हैं तो आपके 100 मिलीलीटर हेमोग्लोबिन में 4.5 से 5.5 मिलियन होनी चाहिए। और मैंने कल बताया था कि 100 ml में हेमोग्लोबिन कितना होता है, तो वह मैं ऑलरेडी कल आपको बता चुकी हूं। ठीक है, अगर आप लड़की हैं अगर आप लड़की हैं तो लड़कियों में कितना होना चाहिए, मादाओं में कितना होना चाहिए? आप बताओगे 4 to 4.5 मिलियन पर 100 ml HB। लड़कों में थोड़ी आरबीसी ज्यादा होती हैं, लड़कियों में थोड़ी आरबीसी कम होती हैं। ठीक है, सिर्फ लड़का और लड़की के खून में आरबीसी में डिफरेंस होता है। डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स दोनों इक्वल होती हैं लड़का और लड़की में। ठीक है मैम, भले ही ये क्वांटिटी में ज्यादा है बट इनका साइज क्या होगा मैम? छोटा होगा। इसीलिए हमने क्या लिखा? इट इज स्मॉलेस्ट ब्लड सेल्स। अब बात आती है मैम आरबीसी की खोज किसने की थी? आप लिखोगे इट इज डिस्कवर्ड बाय एंटोनी वॉन ल्यूवेनहोक। एंटोनी वॉन ल्यूवेनहोक ने, मैंने कल बताया था कि जो ल्यूवेनहोक हैं उन्होंने बहुत सारा काम किया था। ल्यूवेनहोक, ठीक है, आप बताएंगे ल्यूवेनहोक जी ने किसकी खोज की थी? आपने बताएंगे आरबीसी की। चलो मैम, ये तो पता लग गया कि इनका नाम एरिथ्रोसाइट, ये सबसे छोटी होती हैं, इतनी क्वांटिटी में होनी चाहिए। डिस्कवर्ड किसने किया इसको, इसकी खोज किसने की? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहोक ने। अब नेक्स्ट बात आती है मैम ये आरबीसी बनती कहाँ है, इनका फॉर्मेशन कहाँ होता है? आप सब जानते हैं आरबीसी वहीं बनेंगी जहां खून बनेगा। और जरा बताइए खून कहाँ बनता है? आप बहुत अच्छे से जानते हैं इनका फॉर्मेशन कहाँ होना चाहिए? हमारी बोन मैरो में। या कहाँ बनेंगी? बोन मैरो में बनेंगी। बोन मैरो क्या होता है? अस्थि मज्जा। और मैंने कल बताया था कि जो हमारी लंबी लंबी हड्डी होती है उसके बीच में जो खोखला पार्ट पड़ा है, जो एम्प्टी स्पेस पड़ा है, उसको क्या बोलते हैं हम? उसको हम बोलते हैं बोन मैरो। तो कभी कभी आपके पास ना एग्जाम में ऑप्शन आएगा कि आरबीसी कहाँ बनती है, तो आप बताओगे आरबीसी बोन मैरो में बनती है। कभी कभी आएगा रेड बोन मैरो में बनती हैं, तो ये भी सही हो सकता है, रेड बोन मैरो में बनती हैं, तो ये भी सही हो सकता है। ठीक है, लाल अस्थि मज्जा या अस्थि मज्जा में बनती है। ठीक है, देखो अब बात आती है आरबीसी, और सी का मतलब क्या होता है? सेल। और देखो रेड ब्लड सेल, और आप सब जानते हैं, आप स्कूल से पढ़ते आ रहे हैं कि जो सेल्स होती हैं ना, उनका एक सर्टन लाइफ स्पेन होता है, उनका कुछ जीवन काल होता है, और जिस जीवन काल के बाद वो सेल्स क्या होती हैं? वो मर जाती हैं। तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि जो आरबीसी हैं उनका लाइफ स्पेन कितना होता है? लाइफ स्पेन का मतलब है उनका जीवन काल कितना होता है। आप बताएंगे आरबीसी का जीवन काल 120 डेज का होता है। कितने दिनों का? 120 दिन का होता है। कहां बनी? बोन मैरो में। कितना दिन सरवाइव करी? 120 दिन सरवाइव करी। अब क्या होगा? अब धीरे धीरे ये आरबीसी हैं, ये डेड होना स्टार्ट हो जाएंगी। क्या? इनका ब्रेकडाउन का मतलब है यहाँ पर टूटना, या डेड मतलब मरना। टूटना या ब्रेकडाउन का मतलब यहाँ पर आप मरना ही लिखेंगे। तो ये आरबीसी मैम बोन मैरो में या रेड बोन मैरो में बनी, 120 दिन सरवाइव करेंगी। जो भी इनका काम होता है वो काम करेंगी। अभी मैं आपको बताऊंगी कि क्या काम होता है। ठीक है, देखिए, तो ये मरने के लिए कहाँ जाती है? जरा ध्यान से सुनिएगा इस कॉन्सेप्ट को। ये मरने के लिए 2 ऑर्गन के पास जाती हैं। पहला ऑर्गन है आपका लीवर, यकृत, और दूसरा ऑर्गन है एक आपका स्प्लीन। स्प्लीन को हिंदी में प्लीहा या तिल्ली, कॉमन लैंग्वेज में तिल्ली कहा जाता है। इन दोनों ऑर्गन में, दोनों ऑर्गन हैं हमारे। ठीक है,
मैम बोन मैरो कहाँ होती है? तो बच्चा आपने कल की क्लास अटेंड नहीं की थी क्या? तो प्लीज आप कल की क्लास देखें। देखिए, तो आरबीसी टूटने के लिए या मरने के लिए कहाँ जाती हैं? आप बताओगे लीवर और स्प्लीन दोनों ऑर्गन में जाती हैं। इसीलिए लीवर और स्प्लीन दोनों ऑर्गन्स को कहा जाता है ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी, हिंदी में बोलेंगे आरबीसी का कब्रिस्तान। जैसे कब्रिस्तान में मरे हुए लोगों को लेकर जाते हैं, वैसे आपकी आरबीसी आकर कहाँ मर जाती हैं? लीवर और स्प्लीन दोनों में मर जाती हैं। बट यहां पर थोड़ा सा ट्विस्ट है, जरा ध्यान से सुनिए। लीवर में तो बहुत कम मरती हैं, बट स्प्लीन में बहुत ज्यादा बनती हैं। ठीक है, लीवर में बहुत कम मरती हैं, बट स्प्लीन में बहुत ज्यादा मरती हैं। इसीलिए कुछ बुक्स में लिखा हुआ होता है ओनली स्प्लीन। देखो, आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा कि ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी किसको बोलेंगे? अगर ऑप्शन में हुआ लीवर, मान लो ये क्वेश्चन आ गया आपके पास, लीवर, दूसरा हो गया यहां पर ब्रेन, तीसरा हो गया यहां पर थाइमस ग्लैंड, है ना, और चौथा हो गया नन, मतलब कोई भी नहीं है इनमें से ऑप्शन। तो अगर अकेला ऑप्शन में लीवर है तो जरा बताइए आप किसको सही कर देंगे? लीवर को सही कर देंगे। बट मैम यहां पर लीवर की जगह आ गया स्प्लीन, तो हम यहां पर क्या कर देंगे? स्प्लीन को सही कर देंगे, प्लीहा को सही कर देंगे। बट मैम अगर किसी ऑप्शन में दोनों आ गए लीवर और स्प्लीन, तो आप अगर बोथ वाला ऑप्शन है तो आप बोथ सही करेंगे। अगर बोथ नहीं है तो क्या करेंगे मैम? तो आप स्प्लीन को सही करेंगे। क्यों? क्योंकि मैम ज्यादा कहाँ मरती हैं? तो आप क्या बताएंगे? ज्यादा कहाँ मरती हैं? स्प्लीन में मरती हैं, इसलिए। ठीक है, चलो ये आप इतनी बात याद रखेंगे कि मैम आरबीसी बोन मैरो में बनी, बोन मैरो में बनने के बाद 120 दिन तक सरवाइव करी, 120 दिन तक अपना काम करेंगी, जो भी इनका काम होता है वो करेंगी। काम करने के बाद ये दो ऑर्गन में जाके मर जाएंगी। कौन कौन सा ऑर्गन? लीवर और स्प्लीन। लीवर में कम मरती हैं, स्प्लीन में ज्यादा मरती हैं। ठीक है, और स्प्लीन और लीवर को ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी कहा जाता है। ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी कहा जाता है। मैम एक बच्चा पूछ रहा है मैम स्प्लीन क्या होता है? स्प्लीन बच्चा एक तो मैं बता दूं कि ऑर्गन होता है, ठीक है। दूसरा आपसे पूछा जाए कि जो स्प्लीन है उसको क्या कहा जाता है, आप बताओगे प्लीहा कहा जाता है, या ये लिम्फेटिक सिस्टम का पार्ट होता है, आप ये भी बोल सकते हैं। चलो एक बच्चा पूछ रहा है मैम ह्यूमेरिस हड्डी कहाँ होती है? तो क्या मैं आपको स्केलेटल सिस्टम पढ़ा रही हूँ यहाँ पे? अच्छा, एक बच्चे ने पूछा है कि मैम ये स्प्लीन कहाँ होता है, तो इसका आंसर सुन लीजिए। अब स्प्लीन कहाँ होता है, जरा ध्यान से सुनिएगा। स्प्लीन कहाँ होता है? ये आपका यहाँ पर लीवर है, और इस थोड़ा सा इधर बनाती हूँ मैं, रुको। ये आपका ना यहाँ ऊपर चेस्ट वाले पार्ट में रिब्स केज बना हुआ है। ये आपके जानते होंगे हमारे चेस्ट वाले पार्ट में पसलियों का एक पिंजरा होता है, और इस पसलियों के पिंजरे में यहाँ पर जो स्मॉल इंटेस्टाइन स्टार्ट होती है उससे यहाँ से लीवर होता है, और यहाँ पर ऐसे एक थैली जैसा ऑर्गन होता है, इसको बोलते हैं आप स्प्लीन। इसको क्या बोलते हैं आप? स्प्लीन। अच्छा, इसकी नहीं लोकेशन दो तरीके से लिखी हुई होती है। एक तो बोला जाता है कि थोड़ा सा रिब केस से नीचे और जो आपकी किडनी होती है ना उनके पास में होता है, या किडनी यहाँ पर होती है पीछे की साइड, यहाँ से यूरेटर डक्ट से आके आती है, तो यहीं पर ये किडनी है, इसके थोड़े से ऊपर वाले पार्ट में यहाँ पर आपका स्प्लीन होता है। तो आप बताएंगे कि जो स्प्लीन है वो कहाँ पर है। कभी क्वेश्चन आई जाए तो आप बताएंगे हमारा जो रिब्स केज है, जो पसलियों का पिंजरा है, उससे थोड़ा सा नीचे और दोनों किडनियों के बीच में आता है। ठीक है, इसका एक ही काम होता है, इसके अलावा आप कोई काम नहीं पढ़ेंगे। आप पढ़ेंगे इसको कि इसका काम क्या होता है, इसमें आरबीसी क्या होती है, डेड होती है। अब जरा सुनिए अगला सेंटेंस। मैंने आपको बताया कि आरबीसी मरने के लिए कहां जाती है, अब तो मैंने बता दिया आपको, आरबीसी मरने के लिए लीवर और स्प्लीन में जाती है। लीवर में जो गई वो हो गई,
वो हमेशा के लिए डेड हो गई हैं, है ना। बट स्प्लीन में गई हैं, वो कुछ टाइम के बाद रीजेनरेशन हो जाता है इनका। क्या हो जाता है, ये वापिस से बनना स्टार्ट हो जाती हैं, इनका पुनः निर्माण हो जाता है, रीजनरेशन हो जाता है, वापिस से इनमें सेल डिवीजन होने लग जाते हैं, रीजनरेट हो जाती हैं। और रीजनरेट होकर, जैसे देखो ये स्प्लीन है, इसमें मरने के लिए आई थी, मरकर कुछ टाइम के बाद वापिस रीजनरेट हो गई और ये यहीं पर स्टोर हो गई बहुत सारी आरबीसी। जैसे आप ब्लड बैंक में अपना खून स्टोर करके आते हैं, ब्लड बैंक में आप अपना खून देकर आए और आपने बोल दिया कि भाई मुझे 3 महीने बाद ये खून वापस चाहिए, तो ब्लड बैंक क्या करेगा, उसको स्टोर करेगा। ऐसे ही हमारे बॉडी का ब्लड बैंक कौन है, आप बताओगे। हमारे बॉडी का ब्लड बैंक स्प्लीन होता है, इसको बोलते हैं ब्लड बैंक ऑफ आरबीसी, या आप बोल सकते हो ब्लड बैंक ऑफ ह्यूमन बॉडी, मानव के शरीर का क्या ब्लड बैंक। आपसे पूछे आरबीसी किस ऑर्गन में डेड होती हैं, दोनों में। रीजनरेट किस में होती हैं, स्प्लीन में, और रीजनरेट होकर स्टोर भी कहाँ होती हैं, आप बताओगे स्प्लीन में। इसीलिए कभी आपके बॉडी में किसी दिन किसी ऑर्गन के पास आरबीसी की कमी हो गई तो वो क्या करेंगी, वो स्प्लीन से ले लेंगी। हमारे बॉडी में जब इमरजेंसी कंडीशन लगती है, आरबीसी की कमी होती है, तो ये स्प्लीन वाली आरबीसी बाहर आ जाती है खून के अंदर, राइट। तो आप बताएंगे मैम ब्रेकडाउन तो दोनों में हुआ, बट वापिस कहां बनी, स्प्लीन में, इसलिए स्प्लीन को ब्लड बैंक ऑफ आरबीसी, आरबीसी का ब्लड बैंक या ब्लड बैंक ऑफ ह्यूमन बॉडी, मानव के शरीर में, मानव के शरीर का ब्लड बैंक भी कहा जाता है। ठीक है, चलो इतनी बातें आपने याद कर ली, किसके बारे में, आरबीसी के बारे में। अब नेक्स्ट पॉइंट पे आइए, आरबीसी का क्या। नेक्स्ट पॉइंट है कि जो आरबीसी हैं उनका आकार कैसा है, उनका आकार कैसा होता है, उनका शेप कैसा होता है। मैं आपको बता दूं, इसका आंसर आपको 2 तरीके से मिलेगा बुक्स में। एक मिलेगा राउंड आकार की होती हैं, गोल आकार की होती हैं, और एक मिलेगा बाइकॉनकेव शेप में होती हैं। बाइकॉनकेव का मतलब है अंडा आकार, अंडा आकार में होती हैं। ये दोनों क्यों लिखा हुआ होता है बुक्स में, अगर सही आंसर मानोगे तो वो बाइकॉनकेव ही होगा, अंडा आकार ही होगा। ये राउंड क्यों लिखा हुआ है, देखो आरबीसी अपने साथ ऑक्सीजन को बाइंड करती हैं, और जब आरबीसी ऑक्सीजन को बाइंड करती है ना, नहीं किया जब तक आरबीसी के अंदर हेमोग्लोबिन, अरे भैया इधर आओ समझो इस बात को। आरबीसी किस कलर की है, रेड कलर की, और रेड कलर के लिए रेड कलर कौन देगा आरबीसी को, मैम हेमोग्लोबिन देगा। देखो खून, खून का मतलब है आरबीसी, आरबीसी का मतलब ये हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन, और ये हीमोग्लोबिन का काम क्या होता है आप बताओगे, ये ट्रांसपोर्ट करता है किसको, ऑक्सीजन और CO2 को, अभी बताएंगे थोड़ी देर में हम। ठीक है, ये ट्रांसपोर्ट करता है किसको, ऑक्सीजन और CO2 को, ऑक्सीजन और CO2 को। ठीक है, देखिए तो मैं ये बताना चाह रही हूं कि जब आरबीसी के अंदर जो हेमोग्लोबिन है, जो ये हेमोग्लोबिन को बाइंड नहीं करती हैं, तब तक वो थोड़ा सा गोल आकार में रहती हैं। बट जैसे ही हेमोग्लोबिन ने ऑक्सीजन को बाइंड कर लिया, जैसे ही हेमोग्लोबिन ने ऑक्सीजन को बाइंड कर लिया, तो वो कैसी हो जाती हैं, बाइकॉनकेव या अंडा आकार की हो जाती हैं। तो आपसे पूछा जाए कि आरबीसी का आकार कैसा होता है, आप क्या बताएंगे, वो अंडे आकार की होती हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या था, आरबीसी। हेमोग्लोबिन में कौन सी धातु पाई जाती है, आपने कल की क्लास नहीं की क्या गौरव कुमार, बताया था मैंने, आयरन कंपाउंड होता है उसमें। ठीक है, पहला आप बताएंगे आरबीसी कहां बनी, बोन मैरो में, क्वांटिटी मिलियन में, जो ज्यादा होती हैं वो साइज में क्या होती है मैम, छोटी। फिर पूछे उनके आकार, आप बताएंगे बाइकॉनकेव शेप में। कहां पर मरने के लिए जाती हैं, लीवर स्प्लीन में। वापिस रीजनरेट कहां पे होती हैं, आप बताओगे वापिस रीजनरेट स्प्लीन में होती हैं। ब्लड बैंक किसको बोलते हैं, आप बोलोगे ब्लड बैंक आरबीसी जहां पर वापिस बनती हैं स्प्लीन, उसको ब्लड बैंक बोलेंगे, राइट। चलो इतनी बात आपको आरबीसी में याद रखनी थी। अब आइए अगली बात पर, अब आती है आपकी नेक्स्ट बात कि आरबीसी का काम क्या होता है। ये तो बात पता लगा कितनी होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, कैसे होनी चाहिए। अब बात आता है कि अब
अरे आप लोग इतने फालतू के क्वेश्चंस क्यों पूछ रहे हो? मैम व्हाट इज हीमोग्लोबिन? ललित आपने कल की क्लास नहीं की क्या? आप फालतू के क्वेश्चंस क्यों कर रहे हो यहाँ पे? कितनी देर से मैं अवॉइड कर रही हूँ स्क्रीन को। मैंने आपको कल रूल समझाए थे कि अगर मुझे फालतू का क्वेश्चन दिखा मैं ब्लॉक करवा दूंगी यहाँ से। तुम लोगों को फिर भी पल्ले नहीं पड़ी कोई बातें। जो पढ़ाए जा रही हूँ वो आप पढ़ लीजिए। जब पढ़ेंगे तभी तो आपको समझ में आएगा। मुझसे आगे क्यों चल रहे हो आप? ये एक बच्चा पूछ रहा है कि मैम आरबीसी ज्यादा हो जाएंगी तो क्या हो जाएगा? अरे मुझे आने तो दो उस बात पे। आप लोगों को इतने डाउट हैं क्या? देखो फालतू के कमेंट, मैम ब्लड क्लोटिंग का प्रोसेस बता दो। मुझे पता है कहां बताना है मुझे ब्लड क्लोटिंग का प्रोसेस। मैम आरबीसी की कमी और अधिकता से कौन सी डिजीज होती है? तो मुझे डिजीज पे आने तो दो आप। हेमोग्लोबिन में कौन सी धातु पाई जाती है? कल बताया था मैंने, कल की क्लास चेक करो आप। मैम ये रीजनरेट क्यों होती है? आप कुछ भी क्वेश्चन पूछते हो। मैम लीवर में क्यों नहीं होती है? कुछ भी पूछना है आपको। फिर थोड़े दिनों बाद आप पूछोगे मैम ब्लड को पंप हार्ट ही क्यों करता है, किडनी क्यों नहीं कर सकता? ये कोई पूछने वाली बातें होती हैं क्या? मैं फालतू का कमेंट देखूंगी मैं यहां पर डिलीट करवा दूंगी। ये तुम लोग ये मत समझो फ्री का बैच है, मजे लेने लेते हैं, ऐसे ही मैम को कुछ भी कमेंट कर देते हैं। मैं तुरंत यहां से नंबर ब्लॉक करवा दूंगी और मुझे 1 सेकंड भी नहीं लगेगा ये करने में। कोई बच्चा यहां पे कमेंट नहीं करेगा फालतू का। फ्री में बैच मिला है इसका मतलब ये नहीं टीचर को तुम मेंटली हैरेस करो। फालतू डाउट, अरे भैया तुम पढ़ाने तो दो, मुझे डिजीज पे आने तो दो। उससे पहले ही तुम पूछने लग जाओगे। तुम ज्यादा इंटेलिजेंट हो क्या? ज्यादा ज्ञान है क्या तुम्हारे पास? मैम रीजनरेट कहां होती है? अरे तो भैया मैंने बता तो दिया, तुम लोग आगे चलोगे तो कुछ नहीं हो सकता। आप करो तुम लोग कमेंट, तुरंत मैं यहां से ब्लॉक करवाऊंगी। जिसका मैं नाम बोलूं भैया ब्लॉक कर देना उसको, और यहां से नहीं जितने भी बैच लिए उसे सबसे ब्लॉक कर देना, ठीक है? चलो कुमार अब्बास, आई एम वेरी सॉरी, मैं आपको ब्लॉक करवा रही हूं यहां से। आई एम वेरी सॉरी बच्चा, क्योंकि मैंने आपको कल भी वार्निंग दी थी कि आप नहीं करोगे फालतू कमेंट, नहीं करोगे, आपने फिर भी किया, ठीक है? मिसबा प्लीज साइंस स्पेशल 4 में कुमार अब्बास वही है जो कल फोन आया था, उनको ब्लॉक कर दीजिए। और अगर उन्होंने जीएस और मैथ्स लिया है तो वहां से भी ब्लॉक कर दीजिए। क्लास डिस्टर्ब करना आपका मोटो नहीं होना चाहिए। और ये कौन पूछ रहा है मैम कनेक्टिव टिश्यू? सुनील यादव, कल मैंने आपको बताया था कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है। अब क्या मैं वापस रिपीट करूंगी? जो पढ़ने वाले बच्चे होते हैं उनके डाउट नहीं रहते हैं इतना पढ़ने के बाद। आप जब टीचर को पढ़ाने दोगे तभी तो वो पढ़ा पाएगा, वरना तो आपके बहुत सारे डाउट है। मैंने कल स्टार्टिंग की 20 मिनट से मैंने कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन बताए थे कि जब टीचर पढ़ा रहा है अगर स्क्रीन पे कमेंट दिख गया फालतू वो तुरंत ब्लॉक करवा देगा। और मैं नहीं, हर टीचर यही करेगा। पता नहीं कैसे। अब देखो सुनील यादव, मैम लिम्फोसाइट क्या है? इस सुनील यादव को भी ब्लॉक कीजिए। मैम सुनील यादव नाम का भी लड़का है, उसको भी ब्लॉक कीजिए। आप मुझे लिम्फोसाइट पे मैं आई नहीं अभी, आप तो आप कैसे पूछ सकते हैं लिम्फोसाइट का डाउट? आपको आरबीसी के बारे में सारी बातें मालूम चल गई क्या? ये कुछ आए हैं इधर उधर के स्टूडेंट जो सिर्फ क्लास को डिस्टर्ब करने आए हैं। मोहम्मद अनीस, आप क्या बोल रहे हैं केमिस्ट्री कब स्टार्ट होगी? मैंने कल भी कहा था आप ये नहीं पूछेंगे कि वो सब्जेक्ट कब स्टार्ट होगा, वो हमारा काम है। मैडम मोहम्मद अनीस को भी ब्लॉक कीजिए आप जी। जिसके मैं नाम बोल रही हूँ वो सब ब्लॉक हो जाने चाहिए टाइम्स कोचिंग के प्लेटफॉर्म से। हमें अनवांटेड एलिमेंट्स नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। केमिस्ट्री क्लास कब होगी? मैंने कल कहा था। नहीं, ब्लॉक करने के बाद आप कोई भी बैच नहीं देख सकते हमारे यहां से। मैंने कल भी कहा था कि अगर आप ये पूछोगे इसकी क्लास कब लगेगी, उसकी क्लास कब लगेगी, तो आपको कोई रिप्लाई नहीं मिलेगा। मैं अपने आप करवाऊंगी, वो हमारा काम है। आपका काम सिर्फ पढ़ना है। और अगर आप नहीं पढ़ सकते तो आप प्लीज क्विट कर दीजिए या फिर हम आपको यहां से ब्लॉक करवा देंगे। मैम ये बता दो, वो बता दो। अरे मैम पढ़ा रही है वो तुम्हें आता है सारा, तो फिर क्यों आए हो इतना ज्ञान लेने? फिर इतना ज्ञान है ही ऑलरेडी। तो अब कोई बच्चा अगर फालतू कमेंट करेगा ना, मैं तुरंत यहां से ब्लॉक करवा दूंगी। चलो, तो अब बात आती है आरबीसी का फंक्शन क्या है, आरबीसी का काम क्या है। फंक्शन ऑफ आरबीसी,
कार्य, कोई जेन्युइन कमेंट होगा, मुझे लगेगा कि वो डाउट है और वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर सही है, तो मैं उसका रिप्लाई ऑटोमेटिकली कर दूंगी। बट अगर आप यहाँ पे पूछोगे फालतू के कमेंट, तो मैं उसका रिप्लाई नहीं करूंगी, और मुझे दिख गया तो मैं उसको वहां से ब्लॉक भी करवा दूंगी। ये याद रखिएगा मेरी बात, और मैं लास्ट वार्निंग दे रही हूँ, ये मैं रोज रोज नहीं बोलती हूँ, लास्ट बोला है मैंने आज, इसके बाद मैं बोलूंगी नहीं, मैं सिर्फ मैं नाम बोलूंगी यहाँ पर, आप ब्लॉक हो जाओगे यहाँ से। और मैं नहीं, ये हर क्लास में आपको रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। हम लोग आपके लिए इतना सोचते हैं यार, आप थोड़ा बहुत तो समझिए आप बात को, कि भाई टीचर पढ़ाएगा तो एक टाइम पर पढ़ा ही पाएगा, वो आपके डाउट नहीं ले पाएगा। डाउट है तो एंड की 15 मिनट्स में सारे डाउट ले लूंगी मैं, आपके जितने हैं उतने ले लूंगी मैं, और डाउट बचता ही नहीं है यार। तुम कोई अनोखे बच्चे आ गए क्या इस धरती पे? चलो देखिएगा, आरबीसी का फंक्शन क्या है। आपसे ये तो बात समझ में आ गई कि आरबीसी का कलर क्या है, आरबीसी कितनी होनी चाहिए क्वांटिटी में। अब बात आती है मैम आरबीसी का काम क्या होता है। आप बताओगे, इट ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन एंड CO2 टू द सेल्स, टू द सेल्स। कहने का मतलब क्या हो गया, ध्यान से समझिएगा। यह हमारी कोशिकाओं तक ऑक्सीजन को लेकर जाता है और CO2 को वापस लाता है। देखो कैसे, देखिए ध्यान से सुनिएगा कैसे। अंकित कुमार, आपको अभी भी समझ में नहीं आया? मैडम अंकित को ब्लॉक कीजिए, ओनली अंकित है जो, उसको ब्लॉक कीजिए। देखो आरबीसी का काम क्या होता है, जरा ध्यान से सुनिएगा। आरबीसी का काम क्या होता है, आरबीसी है रेड कलर का। आरबीसी किस कलर का है? रेड कलर का। और रेड कलर के लिए कौन सा पिगमेंट रिस्पॉन्सिबल होता है मैम? HB। HB का मतलब क्या होता है मैम? हीमोग्लोबिन। क्या मतलब होता है? हीमोग्लोबिन। अब जरा ध्यान से सुनिएगा, इस आरबीसी का काम क्या है, इसको देखने के लिए आपको एक छोटा सा एक प्रोसीजर समझना पड़ेगा। देखो क्या प्रोसीजर समझना पड़ेगा। अभी मैम ने एक सेंटेंस बोला था कि हमारे बॉडी में जब ग्लूकोज का ब्रेकडाउन ऑक्सीजन करता है तो हमारी सेल्स के पास क्या आती है मैम? एनर्जी आती है। और वो एनर्जी किसकी फॉर्म में होती है? ATP की फॉर्म में होती है। और वो ATP कहाँ स्टोर होता है? वो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। बोलो बाद में लीजिएगा, अभी कोई है नहीं, ठीक है। चलिए ध्यान से समझो। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि हमारी सेल्स को एनर्जी लेने के लिए दो चीजों की रिक्वायरमेंट होती है, पहला ग्लूकोज, दूसरा ऑक्सीजन। ये ग्लूकोज किसने ट्रांसफर किया था? ये ग्लूकोज ट्रांसफर किया था हमारे प्लाज्मा ने, राइट। अभी तो लिखवाया था प्लाज्मा का एक काम क्या होता है, इट ट्रांसफर ग्लूकोज टू द सेल्स। तो मैम अभी तो सिर्फ क्या आया है, यहां से प्लाज्मा आया है। प्लाज्मा ने क्या लिया? ग्लूकोज लाया। अब क्या होगा मैम? अब होगा मैम यहां पर इस ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होगा। इस ग्लूकोज का क्या होगा? ब्रेकडाउन। और ब्रेकडाउन करवाने के लिए क्या चाहिए आपको? ब्रेकडाउन करवाने के लिए हमें क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए। ऑक्सीजन इधर ठीक है। तो देखिए प्लाज्मा ने क्या किया? ग्लूकोज को ट्रांसफर किया। अब हमें क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए। अब मैं आपको एक छोटा सा प्रोसीजर समझाती हूँ, ध्यान से सुनिएगा। हमारे बॉडी में सेल्स तक ऑक्सीजन जाता कैसे है, ध्यान से सुनिएगा। हाँ इससे ऊपर वाला कुमार अब्बास, हाँ इनको भी कीजिए और इनको बाहर से भी ब्लॉक करवाइए, ठीक है। नहीं ये ठीक है, इसको पढ़ाने दो। देखिए हमारी सेल्स तक ऑक्सीजन कैसे पहुंचता है ये आपको देखना है प्रोसीजर। कैसे पहुंचता है? तो हमारे चारों तरफ के एनवायरनमेंट में एयर होता है, हवा होता है। मैं हूं, मेरे चारों तरफ में क्या है? मेरे चारों तरफ में एयर है, हवा है, ठीक है। और ये हवा कहां से एंटर करती है मेरे बॉडी में? तो मैंने एयर लिया, एयर कहां से एंटर करता है? नोज से एंटर करता है, नाक से एंटर करता है। नोज के बाद कहां जाता है? मेरी विंड पाइप में जाएगा। विंड पाइप क्या होती है? श्वास नली या वायु नलिका होती है, ठीक है, वायु नलिका। और ये विंड पाइप किससे कनेक्ट होती है? तो हमारे फेफड़ों से कनेक्ट होती है, हमारे लंग से
से कनेक्ट होती हैं, ऐसे विंड पाइप आके ऐसे लेफ्ट और राइट दोनों में डिवाइड हो जाती है, ठीक है। और लंग्स में क्या होता है मैम, खून होता है, और खून में क्या होती है मैम, आरबीसी होती हैं, और आरबीसी का रेड कलर किसकी वजह से, हेमोग्लोबिन। एयर क्या होता है, एयर क्या होता है, मिक्सचर ऑफ गैसेस। इस एयर के अंदर सारी की सारी गैसेस का मिक्सचर बना हुआ है, ठीक है। तो अब क्या होगा, जरा ध्यान से सुनिए, इस एयर के अंदर, अच्छा हमारे वातावरण में, हमारे एनवायरनमेंट में सबसे ज्यादा कौन सी गैस होती है, नाइट्रोजन होती है ना। ऐसे ही हमारे एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, सारी गैसेस हैं। आपने सारी गैसेस का एक मिक्सचर लिया, ऐसे एयर लिया, और वो धीरे 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 ये एयर कहाँ आई, हमारे आरबीसी तक आई। और इस आरबीसी में, जो इस एयर में सिर्फ जो ऑक्सीजन है, उस ऑक्सीजन को अपने साथ कौन बाइंड कर लेगा, हेमोग्लोबिन बाइंड कर लेगा। और बाकी जितनी भी चीज आई है इस एयर में, वापस इसी रास्ते से ऐसी होती हुई नोज से क्या हो जाएंगी, आउट हो जाएंगे। तो आपका एक क्वेश्चन बड़ा अच्छा क्वेश्चन बना कि हम कौन सी गैस को इनहेल करते हैं। आप बोलिएगा गैस नहीं, हम एयर लेते हैं। एयर का मतलब क्या होता है, मिक्सचर ऑफ गैसेस। हम सारी गैसेस का मैम मिक्सचर लेते हैं, वो बात अलग है मैम। इस मिक्सचर में से सिर्फ ऑक्सीजन है, वो किसके साथ बाइंड होता है, वो हेमोग्लोबिन के साथ बाइंड होता है। और जरा बताइए, हेमोग्लोबिन किसके पास है, आरबीसी के पास। तो हेमोग्लोबिन अपने साथ ऑक्सीजन को लेकर आएगा, कैसे, HbO2, और ऐसे लेकर आकर इस ग्लूकोज के पास क्या छोड़ देगा, ऑक्सीजन छोड़ देगा। जब ये ऑक्सीजन ग्लूकोज के पास आएगा, ये ऑक्सीजन इस ग्लूकोज का ब्रेक डाउन करेगा, ब्रेक डाउन से कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और एनर्जी बनेगा। एनर्जी कहाँ स्टोर होगा मैम, माइटोकॉन्ड्रिया में। पानी तो मैम हमारे बॉडी में 70% क्या होता है, पानी पानी है। बट ये कार्बन डाइऑक्साइड ऐसे वापिस हेमोग्लोबिन लेकर आएगा, और वापिस ऐसे लंग्स, और लंग्स से होता हुआ ऐसे कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो जाएगा, आउट हो जाएगा। मैं एक बार फिर रिपीट कर रही हूं कि हमारे बॉडी में कैसे ऑक्सीजन एंटर करता है और कैसे CO2 बाहर जाती है। आपने एयर ली, एयर का मतलब होता है मिक्सचर ऑफ गैसेस। जितनी भी गैसेस का मिक्सचर है हमारे चारों तरफ, वो सब आपने इनहेल किया। कहां से किया, नाक से। नाक से कहां गया, विंड पाइप में, वायु नलिका में। विंड पाइप किससे जुड़ी हुई है, फेफड़ों से, फुफ्फुस से, लंग से। फेफड़ों में क्या होता है, खून। खून में क्या होता है, आरबीसी। आरबीसी में क्या होता है, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन इस एयर में से कौन सी गैस को अपने साथ जोड़ लेगा, ऑक्सीजन को। और हीमोग्लोबिन किसके अंदर है, खून के अंदर। और खून तो चारों तरफ सारे दिन क्या होता रहता है, सर्कुलेट होता रहता है, घूमता रहता है। तो जब ये खून घूमता हुआ जाएगा ऑर्गन्स के बीच में, तो सारे के सारे ऑर्गन्स की सेल्स के बीच में क्या ट्रांसफर कराएगा, ऑक्सीजन। और ये जब ऑक्सीजन जाएगा तो ये ग्लूकोज पहले से कौन लेकर आया था, प्लाज्मा। तो मैम यहां पर पहले क्या था, प्लाज्मा ने ग्लूकोज पहुंचा दिया। अब क्या आ गया मैम, आरबीसी ने ऑक्सीजन पहुंचा दिया। अब क्या होगा, यहां पर ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होगा, और ब्रेकडाउन से क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड, पानी प्लस एनर्जी। मैम आपने बताया ऊर्जा माइटोकॉन्ड्रिया में स्टोर होगी, है ना। और बाद में पानी, तो मैम 70% पानी पानी है हमारे बॉडी में। उसके बाद क्या बचा मैम, कार्बन डाइऑक्साइड बचा मैम। और ये कार्बन डाइऑक्साइड को वापिस कौन लाएगा, हेमोग्लोबिन। हेमोग्लोबिन एक गाड़ी है, एक बस है। वो बस है जिस बस में ऑक्सीजन बैठ के जाता है, CO2 वापिस आता है। तो आप बताओगे कि आरबीसी का पहला काम क्या हो गया, आरबीसी में हेमोग्लोबिन। तो हेमोग्लोबिन ऑक्सीजन को लेकर जाता है, CO2 को वापिस लेकर आता है। ठीक है, ये CO2 मैम फेफड़ों तक आएगी, ऐसे हेमोग्लोबिन के साथ जुड़कर Hb प्लस CO2 बनकर आएगा मैम, और वापिस ऐसे 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 आकर बाहर हो जाएगा। तो जरा देखिए हेमोग्लोबिन, आप आरबीसी का काम क्या लिख सकते हो। यहां पर मैम ने लिखा ये ऑक्सीजन और CO2 को ट्रांसपोर्ट करती है। नहीं मैम, आपने गलत लिख दिया, टू द सेल्स नहीं आएगा। आप यहां पर लिख सकते हो कि यह ऑक्सीजन को लेकर जाता है और CO2 को वापिस लाता है। इट ट्रांसफर ऑक्सीजन टू द सेल्स एंड ब्रिंग बैक CO2 फ्रॉम सेल्स। ठीक है, यह कोशिकाओं तक ऑक्सीजन को लेकर जाएगा और वापिस आएगा तो क्या लेकर आएगा, CO2। मैम कैसे, तो जरा देखिएगा कैसे। ये हीमोग्लोबिन है, ये Hb है, हीमोग्लोबिन को Hb बोलते हैं।
ये अपने साथ ऑक्सीजन को जोड़ लिया इसने, और जब हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन जुड़ते हैं तो उसको HbO2 लिखा जाता है। उसको क्या लिखा जाता है? HbO2 लिखा जाता है। तो आप लिखोगे Hb प्लस O2 HbO2। इसका नाम होता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन या ऑक्सी हेमोग्लोबिन, एक ही बात है। तो हमारे बॉडी में जो ऑक्सीजन होता है वो ऑक्सीजन नहीं, वो ऑक्सी हीमोग्लोबिन होता है। यही आपकी सीजीएल का क्वेश्चन है, यही आपकी सीजीएल का क्वेश्चन है। सीजीएल ने पूछा था कि ह्यूमन बॉडी में ऑक्सीजन किस फॉर्म में होता है, जरा बताइए। एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन किस फॉर्म में है? इन द फॉर्म ऑफ O2। और अगर हमारे बॉडी में आया तो वो किसके साथ जुड़ गया? हेमोग्लोबिन। तो हमारे बॉडी में किस फॉर्म में है? HbO2। अब गया तब क्या लेकर गया? आप क्या बताओगे? ऑक्सीजन। वापिस आएगा तो क्या लेकर आएगा? CO2। तो जब हेमोग्लोबिन CO2 के साथ जुड़ता है तो उसको बोलते हैं HbCO2। HbCO2 या इसका नाम होता है कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। तो ये दो पिगमेंट बनते हैं हमारे बॉडी में, एक ऑक्सी, एक कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। ठीक है, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। हो गया? चलो अब देखो एक क्वेश्चन और, बड़ा ध्यान से सुनिएगा। नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन जो है वो एक क्वेश्चन आता है कि हेमोग्लोबिन को क्या बोलते हैं? आप बताएंगे हेमोग्लोबिन। ये दो क्वेश्चंस करवा रही हूं मैं यहां पर, ऐसे ही मैं आपको क्वेश्चंस करवाती जाती हूं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, आपसे क्वेश्चन आता है कि हीमोग्लोबिन को क्या बोलते हैं? आप बताओगे हीमोग्लोबिन को रेस्पिरेटरी पिगमेंट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रेस्पिरेटरी पिगमेंट कहा जाता है, रेस्पिरेटरी पिगमेंट। और हिंदी में बोलते हैं श्वसन वर्णक। मैम क्यों बोला? क्योंकि मैम रेस्पिरेशन में काम आ रहा है। रेस्पिरेशन में काम कैसे आ रहा है? आप क्या बताओगे? मैम रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन CO2 को एक्सचेंज कर रहा है, ऑक्सीजन को लेकर जा रहा है, CO2 को वापस आ रहा है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछे रेस्पिरेटरी पिगमेंट क्या होता है? आप बताओगे HB। HB का मतलब क्या होता है? हेमोग्लोबिन होता है। दूसरा, एक हेमोग्लोबिन जो है वो अपने साथ एक बारी में कितने मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के ट्रांसफर करता है? आप बोलोगे 4। ऐसे 4 ऑक्सीजन को लेकर जाता है। एक हेमोग्लोबिन कितने ऑक्सीजन को? 4 ऑक्सीजन को। ये भी आपके दोनों क्वेश्चंस। ठीक है, इसके अलावा अगर आपको ज्यादा ज्ञान चाहिए तो सुन लो, एक बात और सुन लो। अगर कुछ ज्यादा ही ज्ञान की रिक्वायरमेंट है आपको तो देखो ध्यान से सुनिएगा। अब कुछ बच्चों के ऊपर से जाए तो उस पर मैं कुछ नहीं कर सकती। देखिए मैंने बोला हेमोग्लोबिन ऑक्सीजन को लेकर जाता है। एक बात याद रखना, हमारे बॉडी में सेल्स तक 100% ऑक्सीजन को कौन लेकर जाता है? 100% ऑक्सीजन को हेमोग्लोबिन लेकर जाता है। बट मैंने कहा वापिस आता तो क्या लेकर आता है? कार्बन डाइऑक्साइड। बट कंप्लीट तरीके से पूरा कार्बन डाइऑक्साइड हेमोग्लोबिन नहीं ला पाता है। ऐसा कहा जाता है वो ऑलमोस्ट 70 से 75% ही कार्बन डाइऑक्साइड को वापिस लाता है। तो मैम बाकी का 25 से 30% कहां गया? तो बाकी का जो CO2 है वो H2O से रिएक्ट कर लेता है। CO2 प्लस H2O, और जब CO2 और H2O जुड़ते हैं तो वो बनाते हैं H2CO3, और H2CO3 को बोलते हैं कार्बोनिक एसिड। तो आप याद रखिएगा हमारे बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड 2 तरीके से ट्रांसफर होता है। कौन कौन से तरीके से? पहला तो मैम हेमोग्लोबिन अपने साथ जोड़ के ले आएगा HbCO2 नामक पिगमेंट, बट ऑलमोस्ट 70 से 75% मैम। बाकी का जो 25 से 30% है मैम, उसका क्या बन जाता है? उसका एसिड बन जाता है। कौन सा एसिड? जब CO2 पानी के साथ जुड़ेगा। पानी हमारे बॉडी में क्या है? 70% पानी तो है। तो जब जुड़ गया तो क्या बन गया यहाँ पर? H2CO3, और H2CO3 को क्या बोलते हैं आप? कार्बोनिक एसिड बोलते हैं, कार्बोनिक एसिड बोलते हैं। जरा बताइए समझ में आया या नहीं आया?
याद रखेंगे 100% ऑक्सीजन को तो कौन लेकर जाता है, हेमोग्लोबिन, बट जो वापिस आता है तो वो ऑलमोस्ट 70 से 75% ही CO2 ला पाता है। बाकी का CO2 पानी से रिएक्ट कर देता है और वो क्या बना देता है, वो कार्बोनिक एसिड, आप बताएंगे कार्बोनिक अम्ल बना देता है। और यही कार्बोनिक एसिड पाया जाता है कोल्ड ड्रिंक की बोतल में। आप बताएंगे कि जो सॉफ्ट ड्रिंक्स पीते हैं, आप जो कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, उसमें क्या होता है, उसमें कार्बनिक अम्ल होता है। ये आपका हेमोग्लोबिन का काम। अब हमने क्या पढ़ा, मैं एक बार वापस रिपीट करती हूँ। मैंने अभी तक क्या पढ़ाया, मैंने पढ़ाया कि हमारे बॉडी में खून है। जल्दी से क्विक रिवीजन कर लो 5 मिनट में, ठीक है, फिर आगे पढ़ेंगे। खून में 2 पार्ट हैं, एक सॉलिड पार्ट, एक लिक्विड पार्ट। लिक्विड पार्ट 55% में, सॉलिड पार्ट 45% में। सॉलिड पार्ट में 3 पार्ट होते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। लिक्विड पार्ट में प्लाज्मा। अब जरा बताइए प्लाज्मा में हमने कितनी सारी बातें पढ़ी, तो आइए यहाँ पर सबसे पहला पढ़ा कि मैम प्लाज्मा होता है वो लिक्विड पार्ट है, उसका कलर लाइट येलो कलर, हल्का पीला रंग, किस पिगमेंट की प्रेजेंस से, बिलीरुबिन। इस बिलीरुबिन को कौन बनाता है मैम, तो इसको लीवर बनाता है। प्लाज्मा में पानी कितना परसेंट मैम, 90 से 92% मैम। ग्लूकोज मिनरल्स 1% में। प्रोटीन्स मैम 8 से 9% में। कितने प्रोटीन मैम, 5। थ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रिन, फाइब्रिनोजन, ग्लोब्यूलिन प्रोटीन। इन प्रोटीन्स का काम क्या होता है मैम, ब्लड का क्लॉट करवाना। प्लाज्मा का दूसरा काम मैम हमारे बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करना। तीसरा मैम ग्लूकोज और आयंस होते हैं, तो वो भी हमारे बॉडी का क्या करते हैं, ऑस्मो रेगुलेशन या शरीर के तापमान को नियंत्रण करने का काम करते हैं। प्लाज्मा मैम जब ट्रांसफर होता है तो अपने साथ ग्लूकोज को भी लेकर जाता है और हमारे ब्लड की पीएच वैल्यू को रेगुलेट करता है मैम। चलो ये बात इतनी आपको समझ में आ गई। अब बात आई मैम, दूसरी बात किसकी आई, अब आई आरबीसी पर बात। तो जरा आइए आरबीसी पर हमने क्या क्या पढ़ा। आरबीसी जो हैं वो किस कलर की होती हैं, रेड कलर की। किस पिगमेंट की वजह से आरबीसी मैम, हेमोग्लोबिन की वजह से रेड होती हैं। हेमोग्लोबिन में क्या होता है मैम, लाल रंग का, तो हिमैटिन प्लस ग्लोबिन प्रोटीन है ना। और आरबीसी मैम भले क्वांटिटी में ज्यादा हैं बट साइज में क्या होती हैं, छोटी, तो स्मॉलेस्ट सेल। आरबीसी का दूसरा नाम एरिथ्रोसाइट्स। कितनी होनी चाहिए मैम, मिलियंस में। खोज किसने की मैम, ल्यूवेनहॉक ने। बनती कहाँ है मैम, बोन मैरो में या रेड बोन मैरो में। उसके बाद मैम कितना दिन सर्वाइव करती हैं, 120 दिन, या 20 से 120 दिन भी लिखा है तो भी आप सही कर देंगे, ठीक है। उसके बाद मैम इनका ब्रेकडाउन कहाँ होता है, तो मैम ब्रेकडाउन होने के लिए लीवर और स्प्लीन दोनों ऑर्गन में जाती हैं, इसीलिए इन दोनों ऑर्गन को आरबीसी का ग्रेवयार्ड, आरबीसी का कब्रिस्तान कहते हैं। बट वापिस कहाँ बनती हैं मैम, स्प्लीन में। स्टोर भी कहाँ होती है मैम, स्प्लीन में, इसलिए स्प्लीन को क्या बोलते हैं, ब्लड बैंक ऑफ आरबीसी। आकार मैम या तो गोल हो सकता है, कब, जब हेमोग्लोबिन ने ऑक्सीजन को बाइंड नहीं किया तब गोल, या मैम वो बाइकॉनकेव अंडा आकार में रहती हैं। रेड कलर होता है मैम आरबीसी का हीमोग्लोबिन की प्रेजेंस में। मैम हीमोग्लोबिन का काम क्या होता है, आप बता सकते हैं कि हीमोग्लोबिन का काम होता है ऑक्सीजन को लेकर जाना, CO2 को लाना। 100% ऑक्सीजन कौन लेकर जाएगा, हीमोग्लोबिन। बट CO2 को वापस कितना लाएगा, ओनली 75%। बाकी का CO2 क्या बना देगा मैम, कार्बोनिक एसिड बना देगा। ये लो, यही तो पढ़ा था हमने अभी तक, यही तो हमने पढ़ा था अभी तक, ठीक है। इतना मैंने पढ़ाया। अब एक बच्चे ने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा और मैं बहुत हैप्पीली, खुशी खुशी मैं इस क्वेश्चन का आंसर देना चाहूंगी। एक बच्चे ने पूछा कि मैम जब बच्चा एम्ब्रियो है, बच्चा क्या है, एम्ब्रियो है, मतलब वो भ्रूण है, मतलब वो मम्मी के पेट में है, मम्मी के वोम्ब में है, गर्भाशय में है, तो उसके बॉडी में खून कहाँ बनता है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन था जिसने पूछा, थैंक यू वेरी मच। ऐसे क्वेश्चन पूछेगा हमेशा हंसी हंसी जवाब मिलेगा आपको। अब ये फालतू के लाइव है क्या, क्लास नहीं है क्या, दिख रहा है क्या, मैं दिख रहा हूँ, मेरी आवाज आ रही है, मैं सुन रहा हूँ, मुझे देख पा रहे हो, मुझे नहीं देख पा रहे हो, ये वो, इनका जवाब नहीं आएगा कभी भी। और अगर ये जवाब आएगा तो आपको ब्लॉक कर दिया जाएगा अगर आप ऐसे कमेंट करोगे तो।
एक बच्चे ने पूछा कि मैम बच्चा जब भ्रूण है, एम्ब्रियो है, पहली बात तो एम्ब्रियो होता क्या है? आप बताओगे वो बच्चा जो मम्मी के पेट में है और 3 महीने का है, ऑलमोस्ट 3 महीने का है, उसको आप एम्ब्रियो, उसको आप भ्रूण बोलते हो। तो जब बच्चा एम्ब्रियोनिक स्टेज में होता है तब उसका जो खून होता है वो उसके लीवर में बनता है, उसके यकृत में बनता है। तो आपसे पूछे इन एम्ब्रियोनिक स्टेज ब्लड इज फॉर्मेशन, हाँ, ब्लड फॉर्मेशन इज टेक प्लेस इन लीवर, यकृत में बनता है, क्योंकि यकृत के पास बहुत ज्यादा स्पेस होता है। आप जानते होंगे एक मैच्योर लीवर का वजन होता है 1.3 से लेकर या 1.5 से लेकर ऑलमोस्ट 1.7 किलोग्राम। वैसे ऑन एन एवरेज स्टैंडर्ड जो होता है वो 1.3 से 1.5 किलोग्राम होता है। ठीक है, तो लीवर के पास स्पेस है क्योंकि लीवर इज द हैवीएस्ट इंटरनल ऑर्गन। लीवर हमारे शरीर का सबसे आंतरिक, सबसे भारी अंग है, हैवी ऑर्गन है, लार्जेस्ट भी है। इसीलिए क्या होता है कि हमारे बॉडी में जब हम मम्मी के पेट में थे, जब हम एम्ब्रियो थे, तब हमारे बॉडी में खून कहाँ बना होगा? लीवर में बना होगा। या आपसे पूछे कि आरबीसी कहाँ बनी होंगी, तो आरबीसी भी किस में है? खून में है। ठीक है, तो आप बताएंगे कि जब हम एम्ब्रियो थे, हम भ्रूण थे, तो हमारे बॉडी में आरबीसी और खून कहाँ बनता है? तो आप बताएंगे हमारे यकृत में, हमारे लीवर में बनता है। हमारे यकृत में या हमारे लीवर में बनता है। मैम ह्यूमन बॉडी में डब्ल्यूबीसी आरबीसी में से कौन ज्यादा होता है? ऑब्वियसली आरबीसी ज्यादा होता है, डब्ल्यूबीसी सिर्फ थाउजेंड्स में होती है बच्चा। ठीक है, चलो अब आइए नेक्स्ट बात। अब नेक्स्ट आती है डिजीज ऑफ आरबीसी। डिजीज ऑफ आरबीसी, आरबीसी की बीमारियां, आरबीसी की बीमारियां। आरबीसी की वजह से आपको क्या क्या हो सकता है? आरबीसी की वजह से आप क्या क्या प्रॉब्लम फेस कर सकते हो? ठीक है, अरे भैया एक बच्चा पूछ रहा है मैम सीरम क्या होता है? मैं बता ही देती हूँ यार, बहुत देर होगी। चलो, किसने पूछा है? प्रदीप निषाद। देखो, एक टर्म होता है सीरम, अगर आपने कभी सुना है तो ठीक है, नहीं सुना तो आज सुन लीजिए। सीरम क्या होता है? जब आप प्लाज्मा में से, ध्यान से सुनिएगा, जब आप प्लाज्मा में से फाइब्रिनोजिन प्रोटीन माइनस कर देते हो तो जितना पार्ट बचता है उसी को आप सीरम बोलते हैं। जब हम जरा ध्यान से सुनिएगा, जब हम प्लाज्मा में से फाइब्रिनोजन प्रोटीन माइनस कर देंगे तो जितना भी पार्ट बचता है उसको आप सीरम बोलते हैं। उसको आप क्या बोलते हैं? सीरम। अब पढ़ने वाले बच्चों को एक बात समझ में आज आ गई होगी कि मैम ने बताया था फाइब्रिनोजन प्रोटीन क्या होता है। इट इज मेन प्रोटीन फॉर ब्लड क्लॉटिंग, रुधिर का थक्का जमाने वाला मुख्य प्रोटीन है। तो अगर मैम प्लाज्मा के अंदर फाइब्रिनोजन प्रोटीन नहीं है तो क्या नहीं बनेगा? ब्लड का क्लॉट नहीं बनेगा, ब्लड का क्लॉट नहीं बनेगा। और यही क्वेश्चन आता है कि ब्लड के उस कंपोनेंट का नाम बताओ जिसमें ब्लड के उस कंपोनेंट का नाम बताओ जो ब्लड क्लॉटिंग में पार्ट नहीं लेता। आप बताओगे सीरम। क्यों नहीं पार्ट लेता? क्योंकि मैम इसके पास क्या नहीं है? फाइब्रिनोजन नहीं है। क्या नहीं है इसके पास? फाइब्रिनोजन नहीं है। तो सीरम वो पार्ट है जो ब्लड क्लॉटिंग में पार्ट नहीं लेता। बट एक इसका ऑपोजिट होता है एंटी सीरम, वो क्लॉट करवाता है। वो आगे की बात है, चलो छोड़ो। अब देखिए यहां पर आइए, जरा आइए, एक बात और बताती हूँ मैं आपको आरबीसी के बारे में, एक अच्छा सा फैक्ट और बताती हूँ, जरा ध्यान से सुनिए। आइए यहाँ पे, आरबीसी, आरबीसीसी का मतलब क्या होता है? सेल। और आप सब पढ़ते आ रहे हैं कि सेल ऐसी होती है और सेंटर में क्या होता है? सेल के सेंटर में क्या होता है? न्यूक्लियस होता है। क्या होता है? केंद्रक होता है। और इस न्यूक्लियस को ना सेल का ब्रेन कहा जाता है, सेल का दिमाग कहा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि जैसे हमारा दिमाग ये है, और दिमाग क्या करता है? ये दिमाग होता है? नहीं, ये माथा होता है। दिमाग यहां से स्टार्ट होता है, ठीक है ना, याद रखना, ये दिमाग है आपका। ठीक है, तब याद रखिएगा कि आरबीसी
एक सेल के सेंटर में, सेल के बीच में क्या होता है मैम? केंद्रक होता है, न्यूक्लियस होता है। और वो न्यूक्लियस क्या करता है? पूरी की पूरी सेल को कंट्रोल करने का काम करता है। जैसे हमारा दिमाग हमें कंट्रोल करता है, हमारी ऑर्गन्स को कंट्रोल करता है, वैसे सेल को, कोशिका को कौन कंट्रोल करता है? न्यूक्लियस या केंद्रक। बट मैं अगर आरबीसी के बारे में एक फैक्ट बताऊं तो अगर मैच्योर आरबीसी है, मैच्योर का मतलब पूरी पकी हुई, मैच्योर आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता। मैच्योर आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता। न्यूक्लियस इज एब्सेंट इन मैच्योर आरबीसी। तो आप याद रखेंगे कि मैच्योर आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता। कहने का मतलब मैम आरबीसी अगर किसी दिन निकाल ली तो आरबीसी के अंदर क्या नहीं दिखेगा? ये न्यूक्लियस नहीं दिखेगा। बट यहां पर दो एक्सेप्शन होते हैं। एक्सेप्शन का मतलब क्या होता है? अपवाद। अपवाद, तो अपवाद हैं दो, कौन है आप बताओगे? कैमल एंड लामा। इन दोनों के अंदर जो आरबीसी हैं और इन दोनों का आरबीसी निकालोगे तो आपको न्यूक्लियस दिखेगा। अपवाद का मतलब क्या है? जो इस लाइन को फॉलो ना करे। आप क्या याद रखेंगे कि जो आरबीसी है, हाँ मैम प्लांट में डीएनए होता है, यस प्लांट में डीएनए होता है, ठीक है। आप याद रखोगे कि जो आरबीसी है उसके अंदर केंद्रक न्यूक्लियस नहीं होता, बट जो कैमल और लामा है उन दोनों की आरबीसी में न्यूक्लियस होता है। उन दोनों की आरबीसी में न्यूक्लियस होता है, ठीक है। कैमल ऊंट होता है, लामा क्या होता है? लामा भी एक तरीके का ऊंट है, छोटा ऊंट है जो पहाड़ों पे चलता है, उसको लामा बोलते हैं। तो देखिए मैंने बोला न्यूक्लियस को क्या बोलते हैं हम? ब्रेन। तो आप जरा बताइए, जब आरबीसी में न्यूक्लियस ही नहीं है तो आरबीसी में क्या नहीं है? दिमाग नहीं है। तो ऐसा कहा जाता है कि आरबीसी में दिमाग नहीं होता, मतलब उसमें क्या नहीं होता? न्यूक्लियस नहीं होता। चलो हो गया। अब आइए वापिस, तो हम क्या पढ़ रहे थे? अब हम पढ़ेंगे डिजीज ऑफ आरबीसी। आरबीसी की बीमारियां, आरबीसी की वजह से आपको कौन कौन सी बीमारी हो सकती है, ठीक है। चलो पहला, अगर आपके बॉडी में आरबीसी की कमी हो जाए, मैंने आपको जो क्वांटिटी लिखवाई थी उस क्वांटिटी से किसी दिन आपकी आरबीसी कम आ जाए, आरबीसी की कमी खून की कमी कहलाती है। और खून की कमी को आप सब जानते हैं, अनेमिया कहते हैं। क्या कहते हैं? अनेमिया। तो आप बताएंगे आरबीसी कम होना अनेमिया कहलाता है। और अनेमिया क्या होता है मैम? खून की कमी। बट मैं यहां पर आपको एक डाउट क्लियर कर दूं, अनेमिया बहुत सारे टाइप का होता है। माइल्ड अनेमिया, परनीसियस अनेमिया, मैग्लोब्लास्टिक अनेमिया, ऐसे ही आपका होता है थैलेसेमिया, ऐसे होता है आपका सिकल सेल अनेमिया, पॉलीसाइथेमिया, बहुत सारे टाइप का अनेमिया होता है। अगर आप ध्यान से पढ़ोगे तो मैं सारे पढ़ाऊंगी, ठीक है। और अगर आप कमेंट करके बकवास करोगे तो मैं नहीं पढ़ाऊंगी सारे, ठीक है। तो आप याद रखेंगे कि आरबीसी की कमी से क्या हो जाता है? अनेमिया, खून की कमी। दूसरा, अगर आरबीसी ज्यादा हो गया, आरबीसी बहुत ज्यादा हो गया, आरबीसी की क्वांटिटी ज्यादा आ गई, आनी चाहिए थी 4 से 5 मिलियन, 100 ml HB में आ गई 50 मिलियन, है ना। तो उस स्टेज को क्या बोलेंगे आप? उसको बोलेंगे पॉलीसाइथेमिया। डॉक्टर बोलेंगे कि आप पॉलीसाइथेमिया स्टेज में चल रहे हैं। कौन सी स्टेज में? पॉलीसाइथेमिया स्टेज में चल रहे हैं। और पॉलीसाइथेमिया स्टेज में ज्यादा आरबीसी हो जाती हैं, और ज्यादा आरबीसी होती हैं तो वो आरबीसी थोड़ा बहुत फटना स्टार्ट हो जाती हैं, और आरबीसी फट जाती हैं और आपका खून खराब सा होने लग जाता है। खून खराब होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, तो उसी को बोलते हैं पॉलीसाइथेमिया स्टेज। पॉलीसाइथेमिया स्टेज, ठीक है। आरबीसी कम होना अनेमिया, ज्यादा होना पॉलीसाइथेमिया। तीसरी बीमारी आइए जरा, तीसरी बीमारी कौन सी पढ़ सकते हैं आप? तीसरी का नाम है सिकल सेल अनेमिया। तीसरी बीमारी कौन सी है? सिकल सेल अनेमिया। सिकल सेल अनेमिया। अनीमिया का मतलब मैम ने क्या बताया? खून की कमी। अब किस तरीके की खून की कमी, है ना? न्यूक्लिक एसिड, डीएनए और आरएनए होते हैं प्रवीण कुमार, ठीक है। सिकल सेल अनेमिया, सिकल सेल अनेमिया। देखिए जरा इस बीमारी में क्या होता है। पहली बात तो मैं आपको बता दूं, ये जो बीमारी है वो एक जेनेटिक डिजीज है,
इट इज ए जेनेटिक डिजीज। मैम जेनेटिक का मतलब क्या होता है? यह एक आनुवांशिक रोग है। जेनेटिक का मतलब होता है वो बीमारी जो बाई बर्थ मिले आपको। पहली बात तो देखो, जेनेटिक बीमारी को डिफाइन करने के लिए 3 डेफिनेशन आती हैं आपके सामने। देखो ध्यान से सुनिएगा, जेनेटिक डिजीज क्या होती है? आनुवांशिक रोग, वो बीमारी जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ट्रांसफर होती हैं। एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर होने वाली बीमारियां, आपके दादा में था, आपके पापा में आया, पापा से आप में आया, आपसे आपके बच्चों में आया, है ना। दूसरा, ऐसी बीमारी जो बाई बर्थ मिले। और मैम ये जेनेटिक डिजीज होती क्यों है, ये बताओ आप। जेनेटिक डिजीज होने का रीजन क्या क्या हो सकता है? आपके कोई जीन में चेंज हो गया। अब ये जीन वीन क्या होता है सब पढ़ेंगे हम, डोंट वरी, सब पढ़ेंगे। जब आपके जीन में कोई चेंज हो गया हो, जब आपके डीएनए में कोई चेंज आ गया हो, है ना, या आपका कोई ना कोई क्रोमोसोम में चेंज आ गया हो, आपके गुणसूत्रों में कोई दिक्कत हो गई हो, है ना, गुणसूत्र में दिक्कत हो गई हो, जीन में दिक्कत हो गई हो, डीएनए में दिक्कत हो गई हो, तो क्या हो जाएंगी आपको जेनेटिक डिजीज हो जाएंगी, आनुवांशिक रोग हो जाएंगे। ये बात आप याद रखेंगे। तो सिकल सेल एनीमिया कैसी बीमारी है, आप क्या बताओगे? एक जेनेटिक डिजीज है। अब मैम इसमें होता क्या है? ये जो सिकिल है ना, इस सिकिल का इसका मतलब होता है हसिया। हसिया समझते हैं आप? जिससे घास वास काटते हैं, हसिया समझते हैं, जिससे घास काटते हैं, है ना। तो इस बीमारी में आरबीसी का मैंने बताया था, आरबीसी का आकार कैसा होता है मैम? आपने बताया था बाइकॉनकेव होता है, अंडा आकार की होती है। बट जिस बच्चे को, जिस इंसान को सिकल सेल एनीमिया होता है, तो जब वो मम्मी के पेट में होता है बच्चा, तो जिस बच्चे में जब आरबीसी बन रही होती हैं, तो उसकी आरबीसी के आरबीसी उस बच्चे के क्रोमोसोम में, कुछ जीन में, कुछ डीएनए में कुछ चेंज आ जाता है। और चेंज आने से क्या हो जाता है? उस बच्चे का आरबीसी का आकार बदल जाता है। और वो आकार कैसा हो जाता है? हसिया जैसा हो जाता है। हसिया तो दरांती, घास काटने वाला। या किसके जैसा हो जाता है आप बताओगे? हाफ मून जैसा हो जाता है, आधे चांद जैसे हो जाता है। होना कैसा चाहिए था? ऐसा। हो गया कैसा? ऐसा। जरा बताइए आरबीसी का काम क्या है? ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना। तो क्या इस बच्चे में ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्टेशन में प्रॉब्लम आएगी? आप बताओगे यस आएगी। तो इस बच्चे में प्रॉपर तरीके से ना रेस्पिरेशन हो पाएगा, ना प्रॉपर तरीके से इसमें आरबीसी बन पाएंगी, ना मैच्योर हो पाएंगी। आरबीसी का आकार ऐसा हो जाएगा, आरबीसी की कमी सी होने लग जाएगी और खून की कमी हो जाएगी। आपसे एग्जाम में पूछेगा उस बीमारी का नाम बताओ जिसमें आरबीसी का शेप, आकार चेंज हो जाता है। आप क्या बताओगे? सिकल सेल एनीमिया। किसके जैसा? हसिया आकार। या किसके जैसा? आप बताएंगे हाफ मून, आधे चांद के जैसा हो जाता है। और ये क्या है? ये आनुवांशिक बीमारी है। ये क्या है? एक आनुवांशिक बीमारी है। राइट। इतनी बातें आपको आरबीसी के बारे में याद रखनी थी। मैम बुक में लिखा है न्यूक्लियस में न्यूक्लियस में आरबीसी नहीं होता। कौन सी बुक पढ़ते हो तुम? फाड़ दो उस बुक को, आग लगा दो उस बुक को। न्यूक्लियस में आरबीसी नहीं होता, आरबीसी में न्यूक्लियस होता है, बेवकूफ। ठीक है, तो बुक में सही लिखा होगा, तुमने गलत पढ़ा होगा या तो। और अगर इस बुक में ऐसा गलत लिख रखा है तो उस किताब को ही फाड़ के फेंक दो आप। ठीक है, तो ये आपका आरबीसी मेरी साइड से कंप्लीट हो गया। आपका प्लाज्मा, आपका आरबीसी दोनों कंप्लीट हो गए हैं। ठीक है, ये बात आप याद रखेंगे। ओके चलो, अब नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे WBC। कौन सी WBC? कौन सी ब्लड सेल्स? WBC, व्हाइट ब्लड सेल्स। हाँ, पॉलीसाइथेमिया में काले कलर के धब्बे भी पड़ सकते हैं आपकी स्किन के ऊपर। अब जरा पूछिए आपके क्या क्या डाउट हैं? क्या आपके डाउट आए? मैं भी तो देखूं आपके डाउट कैसे हैं। जल्दी पूछिए क्या क्या डाउट हैं। सत्यम यादव मैम, इस बैच में केमिस्ट्री की क्लास होगी क्या? सत्यम यादव, साइंस स्पेशल का मतलब क्या होता है? बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स। तो इसमें पूछने की क्या बात है? पॉलीसाइथेमिया हो सकता है ब्लड डोनेट करने से, ऐसा तो नहीं है। मैं इसको फैक्ट तो नहीं बोलूंगी दिलीप। हाँ जी,
ये कोई नहीं पूछेगा मुझसे कब केमिस्ट्री होगा, कब फिजिक्स होगा, कब पॉलिटी हिस्ट्री होगा, अपने आप लग जाएंगे क्लास आपकी। मैम क्या बच्चों की आरबीसी का लाइफ स्पेन 120 दिन का होता है? यस, अगर नहीं होगा तो वो प्री मैच्योर हो जाएंगी। 360 770 जिसके कारण वीडियो नहीं चल पाता है। 260 ये टेक्निकल टीम से आप पूछ सकते हैं, इसका मुझे मेरे पास कोई जवाब नहीं है। मैम जेनेटिक डिजीज ठीक नहीं होती है क्या? नहीं, ना के बराबर। हाँ, आजकल तो कुछ इलाज आने लग गए हैं डीएनए आइसोलेशन वगैरह से, ट्रांसक्रिप्शन म्यूटेशन का इनका कोई इलाज आने लग गया है तो हो जाते हैं, बट बहुत रेयर होते हैं, बहुत रेयर। मैम एग्जाम में एक सेकेंड ऐसा मैम एग्जाम में आया था, एक बार रुक जाओ मैम। व्हाट इज लेप्रोसी? लेप्रोसी कुष्ठ रोग होता है बच्चा। मैम न्यूक्लियस की खोज किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने की थी, ये आगे हम पढ़ाएंगे। मैम थैलेसीमिया क्या होता है? पढ़ा देंगे, डोंट वरी, कोई डाउट नहीं है मैम, आप बहुत अच्छे से पढ़ाया। ओके, थैंक यू वेरी मच अमृत गोयल। मैम मैं लेट गया, मैं लेट हो गया, अच्छा लेट हो गया, ओके। मैम एम्ब्रियोनिक स्टेज में लीवर में बनता है। अरे थोड़ा आराम से करो यार तुम लोग, कॉमेंट मुझे देख ही नहीं पा रहे, फिर मैं रिप्लाई नहीं कर पाऊंगी। मैम एम्ब्रियोनिक एनर्जी उत्पादन के दौरान पायरुवेट का भागदान, पता नहीं क्या लिखा है यार, आप थोड़ा सही दिखा करो यार। मैम सिंड्रोम क्या होता है? सिंड्रोम इज क्लस्टर ऑफ डिजीज, ग्रुप ऑफ डिजीज को बोलते हैं सिंड्रोम। ठीक है, केंद्रक की खोज मैंने बता दी है, रॉबर्ट ब्राउन ने की है। मैम इतना अच्छे से समझाते हैं, कोई डाउट नहीं आता। ओके बच्चा, थैंक यू वेरी मच। मैम बायो कितना परसेंट एनटीपीसी? एनटीपीसी में सबसे ज्यादा बायो ही आने वाला है। स्क्रीन पर व्हाट्सएप का क्या यूज है? व्हाट्सएप पे आप कोई अपना मैसेज छोड़ सकते हैं, कोई क्वेरी है, वो क्वेरी का मतलब कोई नया बैच स्टार्ट होने वाला है, कोई क्लास का पूछ सकते हैं आप। ये मैम व्हाट इज प्लीहा? स्प्लीन को ही प्लीहा बोलते हैं, बता चुकी हूं। आरबीसी डब्ल्यूबीसी की क्वांटिटी का रेशियो क्या होता है? तो ये 600:1 याद रखना है। ये मैं कल की क्लास में आपसे पहले ही बता देती, बट आप लोगों को थमा भी नहीं जाता ना उनसे। व्हाट इज प्लीहा? स्प्लीन को ही प्लीहा बोलते हैं। मैम आपकी क्लास ध्यान से पढ़ने में कोई डाउट नहीं आता है। ओके, खून का पीएच 7.4 से कम क्या हो जाए? कम होने से एसिडिक नेचर बढ़ जाएगा, खून का पानी बनना स्टार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पूछिए, सच्ची बताइए मैम, पता नहीं आपने क्या पूछा है। मैम एम्ब्रियो को फूड कैसे मिलता है? मदर और बच्चे के बीच में एक मेम्ब्रेन होती है जिसको बोलते हैं प्लेसेंटा मेम्ब्रेन। प्लेसेंटा मेम्ब्रेन, ऐसे मेम्ब्रेन लगी हुई होती है, टिश्यू होते हैं, खैर ये प्लेसेंटा टिश्यू होते हैं बेटा। प्लेसेंटा गर्भनाल समझते हैं ना, प्लेसेंटा मेम्ब्रेन। तो इसके थ्रू एक से खून आता है और एक से आपका न्यूट्रिशन आता है, तो ऐसे बच्चा काम कर। डिहाइड्रेशन, पानी की कमी को डिहाइड्रेशन बोलते हैं। मैम कौन सी गैस हमारे ब्लड में सबसे ज्यादा सोल्यूबल होती है? कार्बन मोनोऑक्साइड, इसीलिए बंद कमरे में अंगीठी जलाकर सोने से मर जाता है। मैम मेरा कोई डाउट नहीं है। ओके मैम, एम्ब्रियो को फूड कैसे मिलता है मैं बता चुकी हूँ ऑलरेडी। उसके बाद एनटीपीसी कब लगेगा? मुझे आई डोंट नो कब लगेगा। मैम इसका क्वेश्चन, इसका क्या पता नहीं क्या बोला है आपने। मैम किचन ऑफ सेल किसको बोलते हैं? प्लास्टिड लवक को प्लांट का रसोई घर कहा जाता है, क्योंकि आपकी रसोई में खाना बनता है, इसलिए यहां पर भी क्लोरोप्लास्ट होता है और उसमें खाना बनता है। कितना तुम लोगों को ठंडक नहीं है ना, आगे बता दूंगी मैं सारे। कार्बोनिक एसिड बॉडी से बाहर कैसे आता है? यूरिन की फॉर्म में, थोड़ा बहुत यूरिन की फॉर्म में एक्सक्रीट आउट हो जाता है, थोड़ा बहुत स्वेट वगैरह में, पसीना वगैरह के थ्रू आ जाता है। मैम लीवर रीजनरेट हो सकता है? यस, लीवर की सेल्स होती हैं हेपेटिक सेल्स, जिनमें रीजनरेट होने की पावर होती है। मैम 15 दिन के बेबी में ब्लड कहां से आता है? तो मम्मी के थ्रू आता है, मम्मी देती है अपने बच्चे को। सॉरी, प्लाज्मा की खोज किसने की? आई डोंट नो, प्लाज्मा की खोज कहीं नहीं लिखा हुआ, कुछ भी पूछोगे आप। उसके बाद आप पूछेंगे माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की? ऑल्टमन, कोलिकर, बहुत सारे साइंटिस्ट हैं, बेंडा, वो आगे बताएंगे। मैम आपकी बात दिमाग में सेव हो जाती है, तो सेव ही तो करनी है। एसएससी का एग्जाम कब होगा? आई डोंट नो, मैं नहीं जानती। थ्रोम्बिन का वर्क क्या है? ब्लड का क्लॉट करवाता है। थैंक्स मैम, आप बहुत अच्छा पढ़ाती हैं, गॉड ब्लेस यू, सेम हेयर। नेक्स्ट मैम, लीवर रीजनरेट हो सकता है? यस हो सकता है। मैम एरिथ्रोसाइट्स क्या होती हैं? आरबीसी को ही एरिथ्रोसाइट कहते हैं। मैम पाइरुविक एसिड बोलो ना, ऐसे बोलो, एनारोबिक रेस्पिरेशन में पाइरुविक एसिड बनता है, बाद में बताएंगे। मैम ब्लड कैंसर क्यों होता है? ब्लड कैंसर होने के रीजन बहुत सारे होते हैं, या तो आपके बॉडी में कार्सिनोजेनिक एलिमेंट ज्यादा आ जाए, या आपके बॉडी में सेल डिवीजन ज्यादा हो जाए, अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन हो जाए, या आप कभी गामा रेज के कांटेक्ट में चले गए हो तो हो सकता है, या आपके बॉडी में लाइसोसोम ज्यादा हो जाए, या आपके बॉडी में डब्ल्यूबीसी ज्यादा हो जाए तो कैंसर हो सकता है। और पूछिए जरा,
बायोलॉजी वर्ड मैम 1801 में एक बुक में दिया हुआ था, तो ऐसी बुक मत पढ़ो, या तो मुझसे पढ़ लो या किताब से पढ़ लो, ठीक है। एंड या क्या है, या एक सेकंड, नंबर ऑफ आरबीसी, ओहो मैम इतना जल्दी मैं पढ़ नहीं पा रही हूँ। मैम सिकल सेल एनीमिया का कोई सॉल्यूशन है क्या? नहीं हो सकता। मैम फेलोपियन ट्यूब क्या होता है? फेलोपियन ट्यूब फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट है। ऐसे फीमेल में फेलोपियन ट्यूब होती हैं वो ट्यूब जिनमें यहाँ पर एग जो आपका स्पर्म और ओवा के बीच में फर्टिलाइजेशन होता है, शुक्राणु और अंडाणु के बीच में जहां निषेचन की प्रक्रिया होती है, उस ट्यूब को आप फेलोपियन ट्यूब को अंडवाहिका नलिका कहते हैं या फेलोपियन ट्यूब कहते हैं। जहां पर जाइगोट बनता है उसको बोलते हैं। हिपैरिन क्या है? हिपैरिन इज ए एंटीक्लोटिंग प्रोटीन। नेक्स्ट बोलिए मैम, हाउ रीजनरेट। मैम दिल्ली की सुविधा हर जगह मिलने को थैंक यू वेरी मच बच्चा। मैम प्लाज्मा 60% होता है क्या? मॉक टेस्ट में दिया था। कौन सी कोचिंग के आप मॉक टेस्ट लगाते हैं? प्लाज्मा में हाँ, अगर 60 कभी कभी हो सकता है, वेरी कर सकता है, आप एनसीईआरटी का डेटा फॉलो करें, ज्यादा अच्छा है। मैम आप बहुत अच्छा पढ़ाती हैं। ओके, हिपैरिन क्या है? हिपैरिन इज ए एंटीक्लोटिंग प्रोटीन, वो प्रोटीन जो हमारे बॉडी में अंदर ही खून को जमने नहीं देता। ये अगली क्लास में आएगा, हम पढ़ाएंगे। मैम आरबीसी हार्मोन की भी मदद लेती है। हाँ, हार्मोन की मदद लेना ऐसा तो नहीं बोल सकते, बट हॉर्मोन्स रेगुलेट करते हैं हमारे बॉडी में जितने भी बायोलॉजिकल मैसेंजर होते हैं या जो भी बायोलॉजिकल रिएक्शंस होते हैं उनको रेगुलेट करने का काम करते हैं। ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी लीवर एंड स्प्लीन बोथ, बट अगर बोथ का ऑप्शन नहीं है तो ओनली स्प्लीन। मैम आरबीसी हार्मोन बता दिया मैंने। बच्चों में रक्त कितना होता है? बच्चों में रक्त आप ऐसा नहीं बोल सकते कितना होता है, ये नहीं बता सकते आप, बट बच्चों में आरबीसी होती है ना, वो ऑन एन एवरेज 2 से 3 मिलियन के बीच में आती है 100 ml HB में। नेक्स्ट मैम, प्लाज्मा में रुद्राणु होता है? यस होता है। प्लाज्मा में आरबीसी नहीं होती है। मैम आप बायोलॉजी की बेस्ट बुक बताएं। कोई बुक बेस्ट नहीं, आप यहाँ से पढ़िए, सब हो जाएगा कवर। आरबीसी सेल का नाम अरिथ्रोसाइट, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी, लीवर एंड स्प्लीन बोथ। मैम ये वाला ऐप लैपटॉप में नहीं चलता, बहुत जल्दी चलेगा आपका लैपटॉप में भी। बोन मैरो में कौन सा लिक्विड होता है? रेड बोन मैरो एंड येलो बोन मैरो। येलो वाले में फैट होगी, WBC होगी, वो बनते हैं, और जो रेड वाली होती है उसमें आरबीसी बनता है। लिक्विड का ऐसा कोई नाम नहीं होता है, ठीक है। मैम आप ऑफलाइन भी पढ़ाती हो? यस, हम लोगों का ऑफलाइन भी कोचिंग सेंटर है, उसमें भी पढ़ाते हैं, ठीक है। उसके बाद मैम नोट्स मिलेगा क्या? अगली क्लास में आपको नोट्स मिलेगा, जब मेरा चैप्टर खत्म हो जाएगा तब मैं आपको दूंगी नोट्स, उससे पहले मैं नहीं दूंगी। उसके बाद थैंक्स मैम। मैम अनीमिया लड़कियों में ही क्यों होता है? बड़ा अच्छा क्वेश्चन था, क्योंकि लड़कियों में आरबीसी की कमी होती है। लड़कों के कंपैरिजन में लड़कियों में खून कम होता है, लड़कों के कंपैरिजन में लड़कियों में आरबीसी कम होती है, लड़कियों में खून की कमी जल्दी हो जाती है, ठीक है। उसके बाद टाइम्स कोचिंग, खासकर काजल मैम आपको उतना ये क्या लिखा है, ये अच्छा कमेंट है, मुझे पढ़ना चाहूंगी। टाइम्स को पढ़ाने का तरीका अच्छा है, आज तक नहीं देखा टाइम्स कोचिंग। अरे भैया इतने कॉमेंट आते हैं, पढ़ने का टाइम नहीं पढ़ना। टाइम्स कोचिंग जितना, ओहो कैसे पढ़ूं मैं, टाइम्स कोचिंग जितना थैंक्स कहा जाए उतना ही कम है। ओके थैंक यू वेरी मच। टेम्परेचर कौन कंट्रोल करता है? यस हाइपोथैलेमस, ब्रेन, है ना, बट थोड़ा बहुत ऑस्मो रेगुलेशन, आयंस हो गए, सॉल्ट हो गए, ये भी करते हैं। मैम आप इतना अच्छा पढ़ाती हैं कि हम भी पढ़कर आपसे पढ़ा सकते हैं। आपको टीचर नहीं बनना है, आपको गवर्नमेंट ऑफिसर बनना है। बुक नहीं, पता नहीं क्या बोला है आपने। मैम ब्लड में डेथ सेल्स, मैम बॉडी ब्लड प्रेशर क्यों होता? ये बेटा हार्ट वाले चैप्टर का क्वेश्चन है, यहाँ नहीं है ये। आई एम थैंकफुल टू टाइम्स कोचिंग प्लेटफॉर्म। ओके रोहित, लाइफ स्पेन ऑफ आरबीसी 20 to 120 डेज भी सही कर सकते हैं, बट फाइन आंसर होगा 120 डेज। ब्लड में कितने टाइप की सेल्स होती हैं? ब्लड में 3 टाइप की सेल्स होती हैं, बट WBC में आगे चलकर 5 टाइप और बन जाते हैं। टोटल 8 टाइप की ब्लड सेल्स होती हैं। ECG क्या है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, जो आपका हार्ट बीट का जो प्रॉपर चेक करने का जो ग्राफ होता है उसको ECG बोलते हैं। मैम फ्री क्लास क्यों? पता नहीं आप, आई डोंट नो मुझे क्या बोल रहे हैं आप। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी? 3-4 साइंटिस्ट है ना, बता देंगे, एक ने खोज की, एक ने नाम दिया, सब बता देंगे। मैम हाउ आरबीसी गेट्स रीजनरेट आफ्टर डाइंग इन? क्योंकि आरबीसी में थोड़ा बहुत सेल डिवीजन करने की कैपेसिटी बच जाती है, इसलिए रीजनरेट हो जाती है। और पूछिए कुछ। मैम नोट्स के लिए PDF अच्छा रहेगा, आप खुद भी बना सकते हैं, वो ज़्यादा अच्छा है। मैम बॉडी टेम्परेचर बढ़ाने के लिए, आई डोंट नो क्या बोला। मैम टेक्निकल टीम को बोल के ऐप का परफॉर्मेंस सही करा दो। ऐप बहुत अच्छी है, एक्चुअली ट्रैफिक इतना ज़्यादा आया ना अभी, इतने ज़्यादा नंबर में आप लोग एक साथ लॉगिन करते थोड़ा सा घूम जाती है, बट उसके लिए हमने सर्वर बढ़ा दिया, डोंट वरी, सही हो जाएगा।
मैम क्लास का बढ़वा दो 360 से। थैंक यू मैम, आप बहुत अच्छा। मैम बॉडी ग्रोथ के लिए ब्लड एक्सेस ऑफ आरबीसी डिजीज एक्सप्लेन कर दीजिए। ज़्यादा आरबीसी होने से जो आपका आरबीसी है वो फटने लग जाती है, आरबीसी फटकर खून काला काला हो जाता है, धब्बे पड़ जाते हैं स्किन पे, उसी को पॉलीसाइथेमिया बोलते हैं। मैम इतना जो बोलते हैं मैडम थकते नहीं है। नहीं, क्या थकना, आप जब जिंदगी मतलब पढ़ाने में गुजार दी और पढ़ाने में गुजार देंगे तो क्या थकना। मैडम भाइयों को पढ़ाने का बेस्ट तरीका कैसा होगा? भाइयों को आई डोंट नो, भाइयों को पता नहीं क्या बोल रहे हैं मैम। आपके जैसा कोई नहीं मिला टीचर। ओके थैंक यू वेरी मच मैम। जीरो ऑर्डर रिएक्शन का एग्जांपल, अरे सब बताएंगे यार, तुम भी यार दीपक कहाँ से कहाँ। ठीक है मैम। सीरम क्या होता है बेटा? ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ। जब प्लाज्मा में से फाइब्रिनोजन प्रोटीन या क्लोटिंग फैक्टर माइनस कर दोगे, जितना पार्ट बचता है उसको सीरम बोलते हैं। मैम दिल्ली में बारिश हो रही है क्या? आई डोंट नो, मैं बाहर नहीं गई, अभी जाकर देखूंगी तो पता लगेगा। चलो ये आज की सेवा हमारी समाप्त। मैंने आपके सारे, अब आप फालतू के कमेंट कर रहे हैं जो रिप्लाई वाले नहीं है, तो प्लीज़ थोड़ी क्लास की शोभा बढ़ा के रखें, क्लास में थोड़ा डिसिप्लिन के साथ बैठे। ऐसा ना सोचें कि हम घर में हैं तो हम कुछ भी बोल देंगे यहाँ पे, तो प्लीज़ ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है। तो वर्क ऑफ प्लाज्मा, अरे यार सारी रात रामायण पढ़ी, सुबह उठ के पूछते हो सीता किसकी मम्मी थी यार। अभी तो बताया प्लाज्मा के काम, वापिस देख लेना वीडियो। ठीक है मैम। आप कौन से ऑफिसर बनना चाहती हो? मैं कोई ऑफिसर नहीं बनना चाहती है, मैं सिर्फ आप लोगों को पढ़ाना चाहती हूँ, मैं अपनी सेवाएं सर्व करना चाहती हूँ बस, और कुछ नहीं। मैम कोई बुक बताओ प्रीवियस क्वेश्चंस के लिए। प्रीवियस क्वेश्चंस के लिए घटना चक्र इज द बेस्ट बुक। साइंस के लिए घटना चक्र ले लो, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में आती है, वो ले लीजिए। पीसीएस लेवल तक के सारे क्वेश्चंस आपके सही हो जाएंगे उसमें। ठीक है। ये रुकमनी हो गया, प्लेटफॉर्म हो गए, वाहियात बुक्स होती है, मत लगाना। ठीक है। आपको लगानी है तो घटना चक्र लीजिए, बहुत अच्छी बुक है, और थोड़े दिनों में बहुत जल्दी आपको मार्केट में मेरी भी एक एमसीक्यू की बुक मिलेगी, अब वो भी ले सकते हैं। चलिए तो थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छा लगा आप लोगों ने इतना ट्रस्ट किया, और मैं ऐसे ही डांटती रहूंगी, आप लोगों को डांट डांट के ही पढ़ाऊंगी। मैं बड़ी फेमस हूँ इस बात में बच्चों को यही लगता है कि मैडम को कब गुस्सा आ जाए, मैडम कब बैच बीच में छोड़ दें। तो प्लीज मैं ऐसे ही गुस्सा करूंगी जब आप फालतू बातें करेंगे, पढ़ाई नहीं करेंगे, मैं ऐसे गुस्सा करती रहूंगी। आज इवनिंग में आपकी जीएस स्पेशल बैच नंबर 5 में ज्योग्राफी की क्लास है 6 से 8, तो आप ज्योग्राफी का आनंद लें, और मैं ऐसे ही डांटूंगी आपको, क्योंकि डांट डांट कर ही मैं आपको पढ़ाऊंगी। जो निकम्मे बच्चे हैं मैं उनको क्लास से बाहर कर दूंगी, जो अच्छे बच्चे हैं उनको ऐसा साइंस पढ़ाया जाएगा ना कि कभी कोई एग्जाम में साइंस के क्वेश्चन सुन के नहीं छूटेंगे। ठीक है। मैं ऐसे ही डांटूंगी आपको, हमेशा ऐसे ही डांटूंगी। ठीक है। आपको अच्छा लगता है तो आप पढ़िए, नहीं लगता तो आप कोई बात नहीं, आप छोड़ दीजिए पढ़ना, है ना। चलो, क्योंकि आजकल मार्केट में बहुत सारे फेक टीचर हैं जिनको कोई मतलब ही नहीं होता है, शायरियाँ बोलते हैं, 4-5 चुटकुले सुना देते हैं, बच्चे आराम से हा करके घर चले जाते हैं, और बस बच्चों को लगता है वही पढ़ाई है, और जब रिजल्ट आता है तो कुछ नहीं आता है, 0 रिजल्ट आता है उनका। तो मैं ये नहीं करूंगी ऐसी बात, मुझे पढ़ाने से मतलब है, आप लोगों को पढ़ने से मतलब है। बकवास करनी है मेरी क्लास के बाद कर लो, कितनी भी करनी है वो कर लेना। ठीक है। चलो थैंक यू वेरी मच। और आज आपकी इवनिंग में 6 से 8 क्लास होगी, जिन बच्चों ने जीएस स्पेशल बैच नंबर 5 में एनरोलमेंट करवाया है उनकी। और अगर आपको हमारे टाइम्स कोचिंग के साथ जुड़ के अच्छा लगा तो आप लोग रिवॉर्ड में हमें एक चीज दे सकते हैं। हमारे कोचिंग के बारे में जितना ज्यादा हो उतना ज्यादा बच्चों को बताइए। प्लस हमारी प्ले स्टोर पर जब आप ऐप खोलेंगे, आप प्ले स्टोर पर जाएंगे, जब आप ऐप खोलेंगे तो टाइम्स कोचिंग को सर्च करेंगे तो वहां पर आप रेटिंग देना ना भूलें। आप हमारी टाइम्स कोचिंग को रेटिंग देना ना भूलें और अपना वैल्यूएबल फीडबैक देना ना भूलें। क्या आपको सही लगा, क्या आपको अच्छा लगा, कैसा लगा, तो फीडबैक देना भी ना भूलें और रेटिंग देना भी ना भूलें। बस ये मत बोलें कि आपकी ऐप को सुधारने की जरूरत है या ऐसा कुछ और मत लिखें, क्योंकि ऐप ऑटोमेटिकली 2-3 दिन के बाद बहुत सही हो जाएगी। ठीक है। तो चलिए थैंक यू वेरी मच। तो आप प्ले स्टोर पर हमारी ऐप को टाइम्स कोचिंग को रेटिंग देना ना भूलें और एक अच्छा सा फीडबैक देना भी ना भूलें। अच्छा नहीं, जो आपको जैसा लगे वैसा आप फीडबैक देना ना भूलें। ठीक है। चलिए मिलेंगे अगली क्लास में। थैंक यू वेरी मच। हैव ए नाइस डे। अच्छे से पढ़ाई करें, अच्छे से ध्यान रखें अपना और अपने घर वालों का। चलो थैंक यू वेरी मच।